प्रणाम। मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का ये पॉडकास्ट एक ऐसे विषय पर केंद्रित है जिसने सदियों से ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान तक सबको आकर्षित किया है। मैनिफेस्टेशन। हमारी सोच कैसी है, हमारे शब्द कैसे हैं, हमारे भाव कितने शुद्ध हैं, ये सब हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। जीवन में जो कुछ भी हमारे आसपास घट रहा है वो केवल संयोग नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही विचारों और शब्दों का परिणाम है। यही कारण है कि परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सो तो ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो उसे अवश्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये पंक्ति हमें बताती है कि हमारे भीतर का विश्वास, हमारी चाहत और हमारा संकल्प ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। भारतीय परंपरा में मंत्र का अर्थ केवल उच्चारण नहीं होता, बल्कि वो कंपन है जो सृष्टि को प्रभावित करता है। हमारे बोले हुए शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे सृजन की शक्ति हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन और संकल्प यानी मैनिफेस्टेशन को इसी कारण एक दूसरे का पूरक माना गया है। ध्यान हमारे भीतर शांति और एकाग्रता लाता है और वही एकाग्रता हमारे संकल्पों को फलित करती है। रामचरितमानस से लेकर उपनिषदों तक, गीता से लेकर योग सूत्र तक हर ग्रंथ यही कहता है कि बाहरी परिस्थितियां केवल हमारे भीतर के चिंतन का प्रतिबिंब है। यदि हमारे विचार निर्मल हैं, संकल्प स्पष्ट है और विश्वास अडिग है तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी राह बनाने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यही कह रहा है कि हमारा मस्तिष्क वही परिणाम उत्पन्न करता है जिसकी ओर हम बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन भारतीय ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले जान लिया था। उन्होंने कहा था कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे और जैसा कहोगे वैसा घटेगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं रहस्यों पर चर्चा करेंगे। मेडिटेशन का महत्व क्या है, मैनिफेस्टेशन किस तरह से काम करता है, हमारे शब्द और विचार कैसे परिणाम में बदलते हैं और हम अपनी परिस्थितियों को कैसे स्वयं गढ़ते हैं। इन विषयों पर गहराई से बात करेंगे डॉक्टर अमित कुमार जी से, जो पढ़ाई लिखाई से एक मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने इस विषय पर सैकड़ों किताबों का अध्ययन किया है। अनेक मेहमानों और विशेषज्ञों से अपने पॉडकास्ट में चर्चा करते हुए लगातार हम सबको यही समझाने का प्रयास किया है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। डॉक्टर अमित, मैं पंचतंत्र वन के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे श्रोताओं को दिया। प्रणाम। मैनिफेस्ट का मतलब एक तो होता है चाहत, हम चाहते बहुत कुछ हैं, और एक होता है आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। इन दोनों का फर्क बताइए। लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ सोच लूं, सिर्फ सोचने से क्या होता है, सिर्फ सोचने से होता तो पता नहीं क्या हो जाता फिर। सिर्फ सोचने से, और अच्छी बात है, सोचने से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पल में हम कुछ सोचते हैं, अगर वो एक पल में तुम्हारे सामने आ जाता तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाता तुम्हारा। क्योंकि लोगों का सिर्फ ये समझना कि मैं जीवन में कहां तक पहुंचूंगा, इस तक पहुंचने के लिए देयर इज अ प्रोसेस टू इट। अगर वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ही मैनिफेस्टेशन तक आप अपने यानी कि अपने एंड गोल तक पहुंच पाते हैं, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाते। मुझे 1 करोड़ की सैलरी वाली जॉब चाहिए, किसी के पास तो है, किसी के ऐसा तो नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट। मुझे BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बड़ा घर चाहिए, कहीं तो है, मुझे ही तो नहीं मिला। अब मुझे क्यों नहीं मिला? मेरे को पैसा चाहिए ना, उस पैसे की एक एनर्जी है। अगर वो पैसा 10,000 है तो उसकी भी एक एनर्जी है ना। अगर मैं अपने आप को उस एनर्जी पे नहीं ले जाऊंगा तब तक वो नहीं पड़ेगा आपको। 1 करोड़ की फ्रीक्वेंसी भी कुछ और है, एक अच्छी हेल्थ की फ्रीक्वेंसी है, एक अच्छा रिलेशनशिप की फ्रीक्वेंसी है। हमें अपने आप को उस तक रेज करना पड़ता है, उस एनर्जी तक अपने आप को लेकर जाना पड़ता है, तब जाकर वो जीवन में मेरे घटित होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, अगर आपको क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। तो जो सफल लोगों की सोच है और जो असफल लोग, कोट अनकोट की मतलब जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं,
ऐसे लोगों की सोच नोइंगली अननोइंगली कैसे मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है और उस सोच में क्या बदलाव होने चाहिए? अक्सर इस चीज के साथ आते हैं कि सर मैं ना एफर्ट, जब काम की बात आती है, कर्म की बात आती है, कर्म के नियम की बात आती है, तो मैं लेजी हो जाता हूं। ये सोचिए कि कॉन्शियस प्रैक्टिस करके, जैसे जब हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड हमारी 95% थॉट्स को लीड करता है या जीवन को लीड करता है, कॉन्शियस 5% लीड करता है। कॉन्शियस जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, सबकॉन्शियस मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे बिलीव्स, मैंने बचपन से क्या सीखा, जो सारी चीजें सब कुछ आ गया हमारा अवचेतन मन। हमारी मसल मेमोरी होती है, मसल मेमोरी होती है, जिसको आप रिपीटिशन के जरिए ठीक कर सकते हो आप। अब मेरे जो जितने भी बिलीफ है, मुझे समझ में आ गया कि मैं अगर कुछ भी रिपीट करूंगा बार 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 बार, वो मेरी सच्चाई बन जाएगा। कि मैं तो 100% बिलीव करता हूं किस्मत पर, प्रारब्ध पर, लेकिन जितना मैं ये बिलीव करता हूं, मैं उसकी डेफिनेशन को मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है इसके बारे में। मेरे डेफिनेशन, जैसे मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूं तो मैं उनको ही बोलता हूं कि सर आप तो, जैसे आप ना जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका भविष्य बता सकते हो, किस्मत लिख जाती है, पुराना जीवन, नया जीवन, ये सब आप बता देते हो। तो फिर अगर किसी का जीवन खराब लिखा है तो उसको बढ़िया कैसे करना है? तो ज्यादातर लोगों ने मुझे क्या बताया कि आप अपने कर्म को ठीक करके चीजों को बदल देते हो, बहुत सारी चीजों को। और जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहा, समझता रहा, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मैं हर पल अपनी किस्मत को लिख रहा हूं, हर पल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, और हम तो आपके हमेशा से बहुत बड़े फैन रहे हैं, और रिसेंटली मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली हमारे राम देखने की, तो जब वो मैंने देखा तो मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि साक्षात इस तरह का जो क्रिएशन है वो आपकी एनर्जी के बिना शायद पॉसिबल नहीं था। और आई वॉज प्रिविलेज्ड एंड आई थिंक वापस से आज दोबारा मुझे वो खुशकिस्मती मिली है कि आज उनके चैनल पर आने का मौका मिला, और आपने हमारे बारे में इतने अच्छे शब्द बोले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमित कुमार, आप लोग बहुत पसंद करते हैं मैनिफेस्टेशन, एक ऐसा विषय जिसको आप बहुत सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में यानी मैं जो सोच रहा हूँ वो हो जाए। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मेरा और डॉक्टर अमित का ये जो पॉडकास्ट है ये 1 मिलियन पर चला जाए बड़ी जल्दी। अब ये बताइए, मैं पहला सवाल ये रखता हूँ कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट कर दिया। मैनिफेस्ट का मतलब एक तो होता है चाहत, हम चाहते बहुत कुछ हैं, और एक होता है आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। इन दोनों का फर्क बताइए जरा। देखिए, चाहत का मतलब है काश। क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर यार क्या कर रहा है विराट कोहली, ऑफ की बॉल नहीं खेलनी ना यार, तेरे को ऑफ की बॉल खेलेगा तो स्लिप में जाकर कैच होगा तू। लेकिन विराट कोहली को हमसे ज्यादा पता है, तो बहुत सारे लोग काश में जीते। काश मैं विराट कोहली होता तो दिखता क्या, मैं देश का प्रधानमंत्री जिस दिन बन गया ना, मैं ऐसे पलट दूंगा, ऐसे बता दूंगा पाकिस्तान को, ऐसे बता दूंगा बांग्लादेश को, ऐसे बता दूंगा। ये सारे काश हैं। काश में ना आपको कहीं ना कहीं ये ज्ञात होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, आप उस स्टेज पर कभी नहीं आ सकते, और ना ही आप समझ सकते हो कि वहां रहना, उसकी गरिमा क्या है, उसमें कितनी ऐसी चीजें जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यानी कि आप उससे बहुत परे हैं, आप रियलिटी क्या है और आप कहा है ना बहुत परे हैं। ऐसे सभी लोग बहुत सारे काश करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं यार काश मेरी दीपिका पादुकोण से शादी हो जाती, यार मजा आ जाता है, यार काश रणवीर सिंह मेरा हस्बैंड बन जाता। तो अगर काश से जीवन चलता तो रणवीर कपूर की कितनी शादियां हो चुकी, हजारों तो हो ही चुकी होती, लाखों हो चुकी होती, दीपिका पादुकोण की हो चुकी होती। अच्छी बात है कि काश मैनिफेस्टेशन नहीं है। बहुत सारे लोग जीवन में, हम सब लोग, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, सर काश बहुत पैसे आ जाए। मैंने कहा काश से आते तो आ जाते भाई। अगर आप मैनिफेस्टेशन का साइंस समझोगे, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन समझोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक कड़ी नहीं है। Manifestation is pure science. It is not just about belief. It is much more. लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ सोच लूं। सिर्फ सोचने से क्या होता है? सिर्फ सोचने से होता तो पता नहीं क्या हो जाता फिर। सिर्फ सोचने से, और अच्छी बात है, सोचने से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पल में हम कुछ सोचते हैं, अगर वो एक पल में तुम्हारे सामने आ जाता तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाता तुम्हारा। एक शादीशुदा इंसान अगर सोच रहा था कुछ और, तो झगड़े रोज होते इसके घर में। We are married, hence we know it. So अच्छी बात है, एक बार सोचने से नहीं होते, until unless there is a right energy, right vibrations behind it. क्योंकि लोगों का सिर्फ ये समझना कि मैं जीवन में कहां तक पहुंचूंगा,
इस तक पहुंचने के लिए देर इज अ प्रोसेस टू इट। अगर वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ही मैनिफेस्टेशन तक आप अपने यानी कि अपने एंड गोल तक पहुंच पाते हैं, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाते। प्रोसेस देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं इसको 5 स्टेप में बांटता हूं और इस स्टेप को मैं मैजिक बोलता हूं। M फॉर माइंड क्लैरिटी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्लियर होना कि मुझे जीवन में चाहिए क्या। अक्सर लोग यहां पर सबसे ज्यादा मात खाते हैं। जैसा आपने भी बोला, काश वाले ज्यादा लोग हैं, क्लैरिटी नहीं है। जैसे लोगों को सक्सेसफुल होना है। अच्छा, सक्सेसफुल का मतलब क्या है लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को सक्सेसफुल बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत सारा पैसा कितना? 1000 करोड़ आ जाए मेरे पास, चलो ठीक है, ओके। क्या करोगे 1000 करोड़ का बताओ? घर ले लूंगा एक। कितने का आएगा? सोचेगा वो इंसान पहले तो आ जाएगा 2-3 करोड़ का। कहां आएगा 2-3 करोड़ का? फिर वो सोचेगा अच्छा मैं नोएडा में यहां या दिल्ली में कहीं 2-3 करोड़ का कुछ ले लूंगा। मतलब क्लैरिटी नहीं है उसको। देयर इज नो मैप बिहाइंड इट, देयर इज नो ब्लूप्रिंट। यानी कि लोगों को सफल भी होना है ना, उनको क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि देखिए आपको जीवन में इतना एक्सपीरियंस है, 26, 27, 28 साल, आई एम श्योर, है ना। और आपके जीवन में सफलता का जो मीनिंग है ना वो बिल्कुल अलग है। मेरे जीवन की सफलता का मीनिंग अलग है, साहब का अलग है, साहब का अलग है और इनका अलग है। करेक्ट है, तीनों का अलग अलग है। जब तक मेरे को ये नहीं पता है ना कि मेरी डेफिनेशन क्या है और मैं उसको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर सकता किसी के साथ, तब तक वो मैनिफेस्टेशन का बिगिनिंग तो है ही नहीं। मैं तो ये बोलता हूं कि इतनी क्लियर होनी चाहिए लिखित रूप से कि भगवान रात को सपने में आए और कहा बेटा 2 सेकंड है तेरे पास, 2 सेकंड में बता सकता है तेरे को क्या चाहिए, तो मैं 2 सेकंड में सिर्फ उन्हें एक किताब दे दूंगा और बोल दूंगा जो लिखा चाहिए। इतना क्लियर होना चाहिए। लोग आज के टाइम में बोले मुझे लंबी गाड़ी लेनी है। अच्छी बात है। लंबी गाड़ी ट्रेन थोड़ी लेनी है तुम्हें, लंबी गाड़ी ट्रेन थोड़ी ना होती यार। इट इज नॉट अ ट्रेन। लंबी तो वही होती है, इससे लंबी क्या है? फलाना मॉडल, फलाना कलर, फलानी चीज, ऐसे टायर, ये सब क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल क्लियर। और जब तक वो क्लैरिटी नहीं, तो सबसे पहले लोगों को सबसे ज्यादा वक्त बिताना चाहिए क्लैरिटी पर कि मुझे चाहिए क्या जीवन में। बैठना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। और जब आप वो पहले ये लॉजिक मत लगाओ उस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक समझा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओह मैनिफेस्टेशन, ओह मतलब कुछ भी आ जाएगा, चलो ठीक है। सीधा मेरे पास अभी एक मारुति रिट्स है, जैसे मेरे पास पहली गाड़ी मेरी मारुति रिट्स थी, तो मैं उसी से एग्जाम, मारुति रिट्स है। मैं आज सोचता हूं कि मेरी पहली गाड़ी रॉयल्स रॉयस होनी चाहिए। अरे यार नहीं हो सकता, या दूसरी गाड़ी होनी चाहिए, नहीं हो सकता। मैनिफेस्टेशन का मतलब, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आसमान। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप उड़ना सीख लो पहले। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये कि जब आपको मैनिफेस्टेशन का मतलब नहीं पता, तब भी तो सपने थे, पहले उनको तो पूरा करो। लोग सोचते कि मैनिफेस्टेशन बदल गया तो अब तो देखो, लेट मी चेक इफ द मैनिफेस्टेशन वर्क्स और नॉट। दिस डिफाइज द एंटायर रूल ऑफ डिनायल कि आपको ना बिलीफ ही नहीं है ना, भरोसा कहाँ है आपका, फेथ कहाँ है इसमें, आप उसको चेक कर रहे हो। चेक कर रहे हो। अब कोई भगवान अपने आप को चेक करवाने के लिए, अपनी पावर को चेक कराने के लिए आपको ट्राई करेगा क्या? आप हो कौन? आप हो कौन जो आप चेक करोगे? There are so many people, इतने सारे और लोग हैं जो करना चाह रहे हैं। जब तक लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि हम एक ऐसी सृष्टि का हिस्सा हैं जहां पर मुझे जो चाहिए वो आज किसी के पास है। मुझे 1 करोड़ की सैलरी वाली जॉब चाहिए, किसी के पास तो है, किसी के पास ऐसा तो नहीं है। इट डजंट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट। मुझे BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बड़ा घर चाहिए, कहीं तो है, मुझे ही तो नहीं मिला। अब मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं सही एनर्जी पर नहीं हूं, सही वाइब्रेशन पर नहीं हूं, सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हूं। मतलब मैं 93.5 पर गाना सुनना चाहता हूं, ट्यून इन किया हुआ है 93.4, और उसमें डिस्टर्बेंस की आवाज आ रही है, गाने साफ सुनाई नहीं दे रहे मेरे को, और मुझे लग रहा है यार ये तो चैनल ही बेकार है। हम ये समझ ही नहीं रहे हैं भाई, तेरी फ्रीक्वेंसी नहीं है। मुझे आपसे मिलना है, आप रहते हो 4थे फ्लोर पे, मैं आपको कहां ढूंढ रहा हूं? 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे 4 घर हैं, सबकी घंटी बजा ली है मैंने, मैं तो मिल ही नहीं रहा हूं आपसे। मैंने यार मैं तो जानता हूं डॉक्टर साहब वहां रहते हैं, वहीं पर है, वहीं पर है, वहीं पर है। आपको यार बिल्डिंग तो सही थी यार ये। अब मैं एक्चुअली ढूंढ नहीं कहीं और रहा हूं। तो जब तक मैं आपके फ्लोर पर नहीं आऊंगा, आप मेरे फ्लोर पर थोड़ी ना आओगे, मैं आपके फ्लोर पर आऊंगा, क्योंकि बिन बताया आ रहा हूं ना मैं आपको।
तो मैं आपके फ्लोर पर आऊंगा, आपकी घंटे जाऊंगा, तब मैं आपको देख पाऊंगा, वरना नहीं देख पाऊंगा। जीवन में सब कुछ ऐसा ही है। मेरे को पैसा चाहिए ना, उस पैसे की एक एनर्जी है। अगर वो पैसा 10,000 है तो उसकी भी एक एनर्जी है ना। अगर मैं अपने आप को उस एनर्जी पे नहीं ले जाऊंगा तब सिंक तक वो करना नहीं पड़ेगा आपको। 1 करोड़ की फ्रीक्वेंसी भी कुछ और है, एक अच्छी हेल्थ की फ्रीक्वेंसी है, एक अच्छा रिलेशनशिप की फ्रीक्वेंसी है। हमें अपने आप को उस तक रेज करना पड़ता है, उस एनर्जी तक अपने आप को लेकर जाना पड़ता है, तब जाकर वो जीवन में मेरे घटित होता है। तो जीवन, जब लोग ये क्लैरिटी ले आएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल। मैं हमेशा बोलता हूं, मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, अगर आपको क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। तो यहां से शुरुआत है। इसके लिए मैं सब लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूं कि एक काम करो, सबसे पहले ना आप 10 चीजों की लिस्ट बना लो, पहले लिख लो कि आपको क्या चाहिए। और जैसा आपने बोला, पूरा डिटेल में, गाड़ी, कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, कितने सीसी की, और डिटेल कितनी अप्रोक्सीमेटली कितनी की आती है, क्या वैल्यू है उसकी, वो सब जान लो पहले, और उसको एक पेपर पेन लेकर लिख दो। ये पहला टास्क है। दूसरा जो टास्क है वो है ए, यानी कि अलाइंड इमोशंस। भाव हमारे क्या हैं। भाव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं लोगों को बोलता हूं कि जब तक आप महसूस नहीं कर सकते कुछ भी, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इफ देर इज नो इमोशंस, देर इज नो मैनिफेस्टेशन एट ऑल। आपको महसूस करना जरूरी है। मतलब महसूस करना ऐसा है कि मैं आंखें बंद करूं तो अपने सपनों के बारे में सोचूं तो रो पड़ूं यार। अगर आंसू ही नहीं आए, वो फीलिंग नहीं, रोंगटे नहीं खड़े हुए सपनों के बारे में, प्यार का भाव होता है, दुख का भाव होता है, गुस्से, वो भाव आना चाहिए। आना चाहिए। वो भाव बहुत जरूरी है। अब ये सोचो ना, अब जब हम लोगों को पहला प्यार हुआ था तो क्या भाव था? तो क्या भाव था? हम उस इंसान के बारे में सोचते थे, ये भी सोचते थे कि साथ में बैठे हुए हैं, कंधों से कंधा टच होकर बैठा है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो भाव है ना। वैसे भाव जब आपके अपने सपनों के साथ जुड़ जाते हैं, वो सपने बनते हैं, वो मैनिफेस्टेशन बनते हैं। तो हर चीज को महसूस करना जरूरी है। बहुत ही सुंदर बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2-3 मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ गए, तारतम्यता में चलते हैं। पहली चीज, बहुत लोग जो आपको सुनते हैं वो सोचते हैं ये डॉक्टर अमित कुमार जो हैं ये मैनिफेस्टेशन कर करके ही घर चला रहे हैं क्या? या मतलब मैनिफेस्टेशन करना और काम करना अपना है, इन दोनों का फर्क जरा समझाइए। देखिए, सच बताऊं तो मैं तो मैनिफेस्टेशन कर करके ही काम चला रहा हूं। लकी यू कि मतलब आपका काम ही जो है वो इस विषय पर बोलना है। देखिए क्या है कि मैं आपको बताता हूं, मैंने अपना स्कूल दिल्ली से ही किया जी। बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा मैं हमेशा। मतलब 40% मार्क्स से पास होते थे, 33% पे होते थे सरकारी स्कूल में, हिंदी मीडियम से हम पढ़े हुए। ठीक है, तो गलती से, मतलब बहुत मुश्किल से पास हुए, फेल भी हुए कई क्लासेस में। ग्रेजुएशन में वो किया जो दोस्त करने गया था जी। मास्टर्स में, हाँ ऑफकोर्स कैट वैट का कुछ पता चल गया तो हमने मास्टर्स में अच्छी जगह एडमिशन ले लिया, और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी नौकरी पर। सबसे पहले मैनिफेस्ट किया कि एक अच्छे कॉलेज में जाना है, लेकिन उसके लिए एग्जाम की तैयारी हमने की, उसके लिए मेहनत हमने की। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सोच देना नहीं है, सिर्फ सोच लेना नहीं है, उस तरफ बढ़ना भी, उस तरफ बढ़ना भी है। मुझे जब मैंने अपनी मास्टर्स मैंने कंप्लीट की, तो हमें तो सबको अपने बारे में तो पता ही होता है, दुनिया चाहे अच्छा बोल दे, आपको पता होता है। मुझे हमेशा से पता था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो गिफ्टेड है या जो समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे बात पूरी पता थी। मेरे पिताजी ने एक बात बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं वो, देखो या तो आपके अंदर आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए आप बहुत ज्यादा जीवन में, तो आपको सफलता मिलेगी, या अगर वो नहीं है, आप होनी चाहिए बेहद मेहनती, हार्डवर्क होना चाहिए। आप मजदूरी करोगे ना तो भी सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत मेहनत करनी चाहिए। और उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि मैं समझदार तो हूं नहीं, किताबें पढ़ता नहीं हूं, गलती से पास होता हूं, तो एक ही तरीका है कि बहुत मेहनत करूं मैं। और मैंने कहा इस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं आपको बताता हूं कि बिलो एवरेज स्टूडेंट, मास्टर्स में भी लास्ट के 120 लोगों का बैच, लास्ट बैच स्टूडेंट में से प्लेस हुए, रैंक भी उसी के आसपास। लेकिन जब मैं अपनी पहली कॉर्पोरेट जॉब मैंने ज्वाइन की, सिटी ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया था, पहले साल मुझे मिलता है 10,000 लोगों में से बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड। एक बात के पीछे मेहनती बहुत था मैं।
बहुत मेहनत की है, रिजल्ट नहीं आते थे, लेकिन लोगों को लगता था ये जेन्युइन आदमी है, मेहनत करता है, दिखता है इसका मेहनत, रिजल्ट चाहे कितने इररेस्पेक्टिव ऑफ माय रिजल्ट्स, they were far better people than me who created bigger results. बट वो जिस तरह से मुझे मेहनत करते हुए देखते थे, कहते यार ये एग्जाम्पल है, ये डुप्लीकेट कर लेगा तो जीवन में हर कोई सफल हो जाएगा। और वहां से जाता 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 मेरा जो लास्ट रोल था, मैं कंपनी, इसका नाम है बकार्डी इंडिया लिकर कंपनी जो है, मैं वहां पर आईटी हेड था। तो वो मेरा लास्ट कॉर्पोरेट अवतार, ऑलमोस्ट CR सैलरी, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, सब कुछ चल रहा था। अब ये मैं यहां तक सब मैनिफेस्ट ही किया है मैंने। ये जो लास्ट जॉब थी, उससे पहली वाली जॉब में मैंने सैलरी इंक्रीज के लिए बोला था कि मेरे को यहां से ऑफर है। और आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पर, मैंने जब वो उस कंपनी का नाम लिया कि इस कंपनी से मुझे ऑफर है, मुझे ये भी नहीं पता था बकार्डी कहां पर है, इसका ऑफिस कहां पर है, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। ऐसे ही रैंडम नाम लिया था 3 साल पहले। और सोचो ठीक 3 साल बाद मैं उसी ऑफिस में जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, और जिस दिन मेरा फाइनल राउंड था वहां पर ऑफिस में, तब मुझे रियलाइज होता है यार 3 साल पहले इसी का तो नाम लिया था मैंने। दैट्स हाउ आई मैनिफेस्टेड दैट। तो कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये जीवन का हिस्सा बना। अननोइंगली हम सब लोग ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम जैसे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, वो एक्चुअली हमारा मैनिफेस्टेशन है। अननोइंगली कर रहे हैं। अब देखिए, इससे पहले समझ में आ नहीं रहा था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जब मुझे समझ में आने लगा कि नहीं यार, ये कॉन्शियस प्रैक्टिस कर लो। देखो, जीवन में मैं वही पहुंच रहा हूं जो मेरा थॉट प्रोसेस है। मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों ना मैं अपने माइंड को या अपने सबकॉन्शियस को मैं मैनिपुलेट करना शुरू कर दूं। तो मैंने मैनिपुलेशन स्टार्ट किया। एक हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा आज, मतलब आई जस्ट स्पेंट आई थिंक 7 years ऑन यूट्यूब, और 16 साल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, एक जो बहुत ज्यादा नहीं बात कर सकता था, किताबें नहीं पढ़ी, आज तक मैं 900 से ज्यादा, 900 साढ़े 900 किताबें पढ़ चुका हूं, 2-2.5 हज़ार किताबें मेरे पास। वी आर द मोस्ट फॉलोड, आई एम द मोस्ट फॉलोड मैनिफेस्टेशन कोच इन इंडिया राइट नाउ। सब 5 मिलियन से ज्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया। ये मैनिफेस्टेशन ही हो सकता है, ये हमारी पावर हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। ये तो मैजिकल ही है ना, कि जो इंसान जो बात नहीं कर सकता था किसी से, वो आज यहां तक पहुंच गया। और ये मुझे पता है कि ये हर चीज मेरी स्क्रिप्टेड है, हर चीज मेरी जिंदगी का हर तथ्य मैंने क्रिएट किया है, हर चीज। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेहनत कर सकता हूं। फील हो रहा है, आई कैन फील इट। क्योंकि आप देखिए ना, मतलब मेरा विश्वास क्या है, सब कुछ विश्वासित हो गया ना भाई, कि मेरा विश्वास है कि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो डाउट ही नहीं रहा कभी। और वो जो आपके जैसे आपने ये महसूस किया, मैं अपने हर सपने के लिए ऐसे महसूस करता हूं। मेरे पास एक डायरी है जिसमें करीब करीब मैंने जब से मैनिफेस्टेशन को जाना अब तक लेकर 140 के आसपास ड्रीम्स लिखे हैं, सपने लिखे हैं। उसमें 100 से ज्यादा टिक हैं कि वो हो चुके हैं। हालांकि मैं उसको ऐसे करता हूं कि टास्क की तरह लिखता हूं। मुझे ये आपका जो आगे बढ़ने का तरीका है कि मैनिफेस्टेशन एज अ साइंस, और मैं ऐसे कि ये मेरी टास्क है, मुझे इसको करना है। और फॉर्चुनेटली उसको मैं पन्ने पलट के बाद में 2-3 साल बाद देखता हूं तो फॉर माय सरप्राइज कि अरे ये तो हो गया काम। ये काम हो गया, कंप्लीट हो गया। जब आप टास्क बना रहे ना, देखिए अगेन थॉट प्रोसेस मैनिफेस्टेशन नहीं, बट टास्क करना, लिखना, ये भी तो एक मैनिफेस्टेशन का हिस्सा है। टास्क के बाद अगर आपने उसके ऊपर एक्शन लिया, बिलीव किया, वो मैनिफेस्टेशन ही बन गया अल्टीमेटली। जब लोग गोल सेट करते हैं, मेरे जीवन के गोल सेटिंग क्या है, मेरे को क्या अचीव करना है, ये सब मैनिफेस्टेशन ही है। बट हाँ, जो मैनिफेस्टेशन पूरा करते हैं, वो जो इसके 5 स्टेप्स हैं, उनको उस कड़ी को पूरा करते हैं। आप नोइंगली अननोइंगली उन सबको पूरा कर रहे होगे शायद। एक ये मुझे डॉक्टर साहब थोड़ा ये सोच का फर्क बताइए। सक्सेसफुल, या जैसा आपने कहा कोट अनकोट कि अमीरी से ज्यादातर सक्सेस को देखा जाता है। कोई आदमी अफ्लुएंट है, अच्छा पैसा है, अच्छे पद पर है, अच्छी गाड़ी में है, तो वो सफल है। ये एक असामान्य सोच है। खैर, सफलता के अलग अलग मानक हो सकते हैं, आध्यात्मिक चिंतकों के अलग मानक होते हैं। तो जो सफल लोगों की सोच है और जो असफल लोग, कोट अनकोट की मतलब जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की सोच नोइंगली अननोइंगली कैसे मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है, और उस सोच में क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए क्या होता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इनके ना पुराने बिलीफ्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला ये कहां पले बड़े हुए।
अब जैसे मेरा जो आई बॉर्न एंड बॉर्न अप इन अ फैमिली जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीबी देखिए, पैसे को बचा कर रखना या कम खर्चा करना, कम खर्चा करना या होना ही नहीं, कर्जा लेना, ब्याज पे पैसे उठाना, गरीबी देखना, और ये समझ जाना कि यही सच्चाई है। हर चीज ईएमआई पे खरीदना, अब यही सच्चाई है। बहुत सारे लोन लेना, वही सच्चाई है। मंथ खत्म हो जाने से पहले पहले सैलरी खत्म हो जाना, यही सच्चाई है। हम यहीं तक जा सकते हैं, बस मतलब इतना सोचना। बेसिकली क्या था कि हमें ना उस दर्द से, उस पेन से कंफर्टेबल कर दिया गया। ऐसी तो होता है, घर लेना है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, लोन ही तो लोगे, क्या कह रहे भाई, बिना लोन के पैसा। अब ये धारणाएं बनती गई, हर चीज का जो रिफ्रेम किया गया, ये एबनॉर्मल को नॉर्मल बना दिया गया हमारे जीवन में। और हमें ये समझ में ही नहीं आया कि फर्क क्या है, कि सही होता क्या है। क्योंकि हमें समझ में आया यही सच्चाई है। क्यों? हमने देखा, अपने पिताजी को देखा, माताजी को देखा, बड़े भाई को देखा, फैमिली में सबको देखा, और ऊपर भी सब लोगों को देखा, आसपास सब लोगों का माहौल ऐसे ही था। तो लगा कि यही तो होता होगा यार, ऐसे कर्जे में जीते होंगे लोग, क्रेडिट कार्ड ही लेते होंगे लोग। लेकिन उस चक्कर में हमने, मतलब मैंने तो खुद बहुत खराब किया। जो पहला घर मैंने खरीदा था वो मुझे इसलिए बेचना पड़ा कि मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा था। और थैंक गॉड मेरे पास वो घर था। मेरे को किसी ने राय दी कि जीवन में अगर सही जगह पर पहुंचना चाहते हो ना, तो पहले फॉरगेट अबाउट पॉजिटिव, जीरो पे आओ भाई। जीरो पे, मैंने कहा जीरो पे आओ का मतलब क्या है? नेगेटिविटी से जीरो पे आओ। किसी से लेना तो नहीं भाई, देना भी नहीं है। एंड देन फाइनली आई सोल्ड दैट हाउस। वो घर मुझे जीरो पे लाया। और पहली बार लोग बहुत परेशान होते हैं, घर बिक गया, ये क्या। मैं उस वक्त बहुत खुश था। और मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात। पॉजिटिव तो ठीक है, पहले जीरो पर आओ। हाँ। तुम इतनी निगेटिविटी में भरे हो कि तुम जीरो पे ही नहीं हो, और तुम सब सपने पॉजिटिविटी के देख रहे हो। और वहां से जो मेरा जीवन बदला, उस घर ने मेरा जीवन बदल दिया। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो घर जो नहीं है मेरे पास आज। और मैं उतना कृतज्ञ हूँ, ग्रैटिट्यूड मेरा दिल से उस घर के लिए, कि यार वो घर ना होता ना, मैं कभी नहीं निकल पाता वहां से। क्योंकि मैंने इतने सारे गलत जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स की हम बात कर रहे हैं, पुराने बिलीव्स निकल कर आए कि ऐसे ही होता है, कर्जा ही लेना पड़ता है, कहीं से भी उठा लो, देखा जाएगा, पर्सनल लेंडर से पैसे उठा लो। सोचिए, जब वो कर्जा मैंने उतार रहा था तो करीब करीब 22 लाख तो क्रेडिट कार्ड का बिल था। 22 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का चुकाया। आई थिंक 14-15 लाख रुपए उसका था, क्या कहते हैं, पर्सनल लोन, छोटे मोटे लोन, एसी लोन, ये सब लिया हुआ था। गाड़ी पर लोन था और घर का थोड़ा लोन बचा हुआ था। वो घर बेचा और पूरा लोन ही चुकाया, बस ऐसा ही हुआ था। और जिस दिन वो हुआ, मुझे ऐसा लगा मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ यार, जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लाइफ अचानक से कैसी हो गई। एंड आई सेलिब्रेटेड दैट। मेरे घर में जो जिन लोगों को पता था, वो परेशान हो रहे हैं, घर बिक गया यार, पहला घर, मतलब वो तो मातम बना रहे। मैं कह रहा हूं भाई, अरे तुम किसके लिए भाई, वो घर ब्लेसिंग था, रो मत उसको सोच के, वो तो ब्लेसिंग था। उसको घर के बारे में सोच के रो कैसे सकते, वो तो ब्लेसिंग थी ना। अगर वो घर ना होता, आज हम कैसे इससे निकल पाते। एंड उसके बाद आई नेवर लुक बैक टुडे। मतलब ऐसे बहुत वो नहीं कर रहा हूं, आई हैव गॉट मल्टीपल प्रॉपर्टीज। मैंने आज तक एक भी प्रॉपर्टी पे मैंने लोन नहीं लिया है। आई हैव गॉट मल्टीपल प्रॉपर्टीज, हर साल खरीदता हूं मैं एक भी प्रॉपर्टी पे। और ये सोचो मैनिफेस्टेशन नहीं है ना। लेकिन मैं एक बात आज भी पता है, मैं अगर भगवान आज के वक्त में आ जाएगा और ये बोलेगा कि 100 लोगों को खड़ा कर देगा, कहेगा जो सबसे ज्यादा मेहनती मैं उसको रिजल्ट दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं सबसे पहले सबसे आगे आऊंगा और ये बोलूंगा कि मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। आज भी मैं 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करता हूं। आज भी मैं सुबह 5:30 बजे मेरा एक सेशन स्टार्ट होता है मेडिटेशन का, और रात तक चलते हैं, सेशन चलते हैं। 4-4:30 बजे नियत रूप से उठना, साधारण जीवन जीना, ये सब जीवन का हिस्सा है। ये डेली है। और कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं थक गया हूं, मैं टायर्ड हूं। वो जीवन का हिस्सा बन गया। आज की डेट में मुझे पूरा पता है कि सितंबर एंटायर मेरे को किस इंसान से मिलना है, कहां जाना है, कौन सी टॉक्स देनी है, कितने पॉडकास्ट करने, सब पूरा प्लान है। क्योंकि ना वो आदत पड़ गई कि मेरे साथ भाई मैं मेहनत से ही जीत सकता हूं। और मुझे पता है कि क्योंकि मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, इट इज कनेक्टेड विद माय हार्ड वर्क। क्योंकि वो मेरा बिलीफ है, जो थर्ड स्टेप है। इमोशंस की बात आता है, बिलीफ। आपको बिलीफ होना चाहिए ना कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, इमोशंस एंड देन बिलीफ। आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको संदेह है खुद पर, पता नहीं यार
आपका तो हो गया सर, आपकी तो किस्मत अच्छी होगी, परिवार का शायद सपोर्ट भी होगा, वाइफ भी अच्छा होंगी, अच्छा कुछ आपने तो क्या पता, आपके माँ बाप पिताजी माताजी पढ़े लिखे होंगे, उनका सपोर्ट मिल गया होगा, कुछ तो होगा सर। हमारे पास नहीं रहा सर, हिंदी मीडियम स्कूल से हम पढ़े थे, हमने तो किताबें ही नहीं पढ़ी, हमें साहित्य का ज्ञान। जब तक ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपको घेरे रखते हैं, बिलीफ आपका नीचे रखता है। और बिलीफ क्या होता है? बिलीफ आपको कहीं से मिले हैं वो सारे के सारे। जैसे बिलीफ मिलता है कि अरे यार, जब हम शादी के लिए लड़कियां देख रहे थे तो हमें बिलीफ मिला, अरे अच्छे लोग नहीं मिलते, बहुत मुश्किल होता है अच्छे लोग मिलना। अब ये बिलीफ है। अब मैं थोड़ा जान गया था मैनिफेस्टेशन के बारे में, मैंने कहा अच्छे लोग मुश्किल होते हैं, कह रहे बहुत मुश्किल होते हैं सर, नहीं मिलते अच्छे लोग। मैंने कहा हम कैसे हैं? कह रहे आप तो अच्छे हैं सर। मैंने कहा हम एलियन हैं क्या? हम अकेले हैं क्या ऐसे जो हम ही अच्छे हैं, दुनिया सब खराब है? अगर हम हैं अस्तित्व में तो कोई तो होगा। अरे मिल जाएगा भाई, राइट मैच ही तो ढूंढना है, मिल जाएगा, थोड़ा वक्त के बाद मिल जाएगा। और वहां से ना मुझे लगता है मेरी और भी, जब ऐसे ऐसे लोग भी मिलते रहे तो मेरी पर्सपेक्टिव चीजों के लिए और बदलता गया। और वहां ये समझ में आया कि जितनी भी धारणाएं लेकर हम बैठे थे, पैसा अमीरों के पास ही होता है, थोड़े तो देखो खराब काम करने ही पड़ते हैं अगर पैसे कमाने हैं तो। पिक्चरों में भी देखा ना हमने, तो विलेन अमीर है, हीरो कुली है, ठीक है, वो मजदूर है उसी कारखाने में, ठीक है। अब ये तो सब पिक्चराइजेशन ऐसा किया गया। और इसलिए बोला जाता है कि अगर आज आप स्टेज पर जाओ और आप ये बोल दो कि मुझे पैसा कमाना है, इट इज माई ड्रीम, लोग आपको गलत निगाहों से देखने लगते हैं, ये तो क्रिमिनल होगा पक्का। और आज के दिन में लोगों को भी विश्वास है इस बात का कि यार ये मैं बोल नहीं सकता यार पैसे, मैं तो कुछ अच्छा बनाकर बोलूंगा यार, पैसा नहीं बोल सकता। बट मैं कभी शाय नहीं होता इस बात से, क्योंकि जीवन में जिस इंसान के पास जो नहीं है वही तो कमाएगा। हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं बोला, हमें कुछ नहीं सिखाया। हमारे माँ बाप ने सिखाया बेटा देख मेहनत कर, नौकरी करनी है, हमारे घर में पैसे नहीं है, वो चाहिए, यही तो सीखा और कुछ नहीं सीखा। हमारे पेरेंट्स को यह भी नहीं पता था कि बच्चा हमारे पास रहना चाहिए। हमारे माँ बाप ने बोला बेटा पढ़ ले, बाहर जाएगा, फॉरेन जाके सेटल हो जा, पैसा कमा लेगा, तू भी ठीक रहेगा, हमें भी ठीक रखेगा। सोचो आप सोचो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि हम उसकी तरफ जाएंगे जो नहीं है। जब हो जाता है फिर आप कुछ और मांगते हो, लेकिन हम तो जीवन में उन्हीं चीजों के पीछे लगे। अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन, स्वामी शरणानंद जी कहते थे, आप जहां पर होते हो ना उसको हमेशा नकारते रहते हो सकता है उसी जगह पर आने के लिए करोड़ों लोग सोच रहे हो तुम्हारे जैसा बनना, करेक्ट, लेकिन तुम उस खूबसूरती को नकार रहे हो। और जिस दिन तुम वहां पहुंच जाओगे तो अगेन तुम एक अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करने लगोगे, तुम उसको एंजॉय कभी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए पहले जहां हो उसके लिए कृतज्ञ बनो, उसके लिए आपको कृतज्ञ। ये आपने बड़ी सुंदर। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप अभी तक की जितनी बातचीत हुई है उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसा मेरी समझ है, आप थोड़ा समझाइएगा इसको, कि कॉन्ट्राडिक्शन आएगा प्रारब्ध किस्मत वाली बात और आप ये कर सकते हो और आपको ऐसा करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट चल रहा है कि ये तो तेरा पिछले जन्म का है भाई, प्रारब्ध है तेरा। आप कितना बिलीव करते हैं? देखिए मैं तो 100% बिलीव करता हूँ किस्मत पर, प्रारब्ध पर, लेकिन जितना मैं ये बिलीव करता हूं मैं उसकी डेफिनेशन को मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है इसके बारे में। बताइए थोड़ा सा। मेरे डेफिनेशन, जैसे मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूं तो मैं उनको भी बोलता हूं कि सर आप तो, जैसे आप ना जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका भविष्य बता सकते हो, किस्मत लिख जाती है, पुराना जीवन नया जीवन ये सब आप बता देते हो। तो फिर अगर किसी का जीवन खराब लिखा है तो उसको बढ़िया कैसे करना है? तो ज्यादातर लोगों ने मुझे क्या बताया कि आप अपने कर्म को ठीक करके चीजों को बदल देते हो, बहुत सारी चीजों को। और जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहा, समझता रहा, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मैं हर पल अपनी किस्मत को लिख रहा हूं, हर पल। जैसे अगर मैं आज आपके साथ ना होता तो मैं हो सकता है अपने जीवन में इस जो मेरी अच्छी किस्मत हो सकती थी कि आपसे मैं मिला हूं, एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देता मैं। लेकिन अब मैं आपसे मिल गया हूं तो मैं आई क्रिएटेड अ गुड फ्रेंड, और जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम जीवन में पता नहीं कितना कुछ कर पाएंगे। यस, ये हर चीज यानी कि मेरा एक फैसला, मेरा एक डिसीजन मेरी किस्मत क्रिएट कर रहा है, ना कि क्रिएट हो चुकी है। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। मतलब आप ये समझिए कि मैं ज्यादातर जब लोगों से मिलता हूं या बात करता हूं तो लोग अक्सर इस चीज के साथ आते हैं कि सर मैं ना एफर्ट, जब काम की बात आती है
कर्म की बात आती है, कर्म के नियम की बात आती है, तो मैं लेजी हो जाता हूं। लेकिन मेरा राजयोग चल रहा है, पंडित जी कह रहे हैं मेरा राजयोग चल रहा है, मैं तो पता नहीं मेरे को क्या क्या ही मिल जाएगा, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा आता हुआ तो नहीं दिख रहा। मैं पढ़ा हूं बिस्तर मैं पे। बड़ा बिस्तर पर। आपका क्या कहना है उसके बारे में? तो मैंने कहा भाई ध्यान रखना, भगवान ने हमारे जीवन का हर सुख मतलब हम इस धरती पर इसलिए आए ताकि इस धरती का सब सुख हम सबको मिल सके, वरना इस धरती पर नहीं आते। आज हम सब ने एक दूसरे को बांट रखा है, छोटा बड़ा, जाति पात देश ये सब बांटा हुआ है लोगों ने। लेकिन इसका अगर जीवन को यहां पर छोड़ा गया, एक बूंद को डाला गया, एक इंसान को, जीव को डाला गया, तो मतलब यहां पे सब बराबर है, जीव निर्जीव सब बराबर है, सब बराबर है। इसका मतलब मैं ये समझा, यानी कि जो एक बिल गेट्स डिजर्व करता है, मैं भी वही डिजर्व करता हूं? एंड द आंसर वाज वेरी मच यस। ठीक है, जो एलन मस्क डिजर्व करता है वो मैं भी डिजर्व करता हूं? वेरी मच यस। इट्स जस्ट दैट एलन मस्क का विजन जीवन का कुछ और है, मेरे जीवन का कुछ और है। मुझे एलन मस्क बनना ही नहीं, मुझे $1 बिलियन कमाना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी अपनी आज के अकॉर्डिंग नीड ढूंढ रहा हूं, या मैं आज से कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं तो उससे देख रहा हूं। मेरे को किसी का कमेंट आया कि सर अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में इतना जानते हो तो आप एलन मस्क क्यों नहीं बन जाते? मैंने कहा मेरे को कभी बनना ही नहीं है। मतलब व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मेरे को बनना ही नहीं है भाई वो। मेरे तुम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते, राष्ट्रपति क्यों नहीं? अरे भाई नहीं बनना, मेरे को भाई वो गोल में ही नहीं है मेरे जीवन के। मेरे जीवन के गोल में था कि यार मैं अपने पिता माता उनको जीवन भर उनकी सेवा कर सकूं, अच्छा परिवार चला सकूं, थोड़े बहुत पैसे हो ताकि पैसे की किल्लत ना हो। ये गोल था जीवन का। अब ये गोल भी तो बड़ा प्यारा सा गोल है। आज ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ गया कि एक बड़ा ऑफिस खरीद ले, एक थोड़ा बड़ा घर खरीद ले, 2 घर और खरीद ले, 2 गाड़ियां और, बस यही है। ऐसा नहीं कि सीधा मैं अभी भी अंबानी बनना चाह रहा हूं, आज भी नहीं सोचा मैंने कभी अंबानी बनूंगा मैं। ठीक है, मैं तो वहीं तक पहुंचूंगा ना जहां तक मेरी सोच पहुंचेगी। ये तो कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जहां तक मेरी सोच पहुंच सकती है मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। ये मैं चाह भी रहा था, आप थैंक्स कि आप मुझे इस जगह पर लाए हैं, और मैं 2-3 बार मैंने सोचा कि इस बात को उठाया जाए। अल्टीमेटली तो हमारी सोच का दायरा ही सारी चीजों को तय करता है। दूसरा, 2 तरीके होते हैं किसी की सफलता को देखें। एक, मैं अपनी सफलता को और कहाँ जाना चाहता हूं, और एक पूरा समाज मुझे जो देख रहा है, और वो जो समाज का देखना है वो मुझ पे बड़ा दबाव बनाता है कि अरे तुम्हें तो ये कमाल, तुम्हारे साथ का आदमी देख रहे हो क्या कर रहे हैं, और तुमको ये आता है तो तुम वो क्यों नहीं करते हो। और जैसे आप कुछ भी करोगे तुरंत पूरी दुनिया आके आपको कहेगी अरे क्या तुम तो ये कर सकते हो यार, क्या कर रहे हो, जबकि तुम कुछ भी कर लो। ये क्या है और इसका दबाव कितना रहता है? मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मेरे एक दोस्त, हम 4-5 दोस्त बैठे हुए थे, तो मेरा एक दोस्त थोड़ा शेफ वेफ का कोई कोर्स करके निकला था नया, तो वो कहता सर कुछ, अरे भाई क्या करते हैं यार, एक ना रेस्टोरेंट खोलते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, सही है यार, अब हम तो बिलीवर ही हैं, हम तो हाँ ही बोलते हैं यार, सपना दिख रहा है, चलो अच्छी बात है, रेस्टोरेंट खोलते हैं यार। देख यार, नॉर्थ इंडिया मतलब नॉर्थ इंडियन खाना बनाएंगे, छोले भटूरे बनाते हैं, हर कोई खाता है। एक हमारे ज्ञानी है ग्रुप, उसी ग्रुप का हिस्सा। एक बात बता, लोग आज के वक्त में हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं। छोले भटूरे खाएगा ना, इतनी दुकानें छोले भटूरे की, कुछ नहीं होना तेरा, तो एक काम कर, कुछ और ऑप्शन। फिर वो कहता है यार साउथ इंडियन, चल साउथ इंडियन खोल लेते हैं यार, साउथ इंडियन की दुकान, मजा आ जाएगा यार, उसमें तो और हेल्दी भी हो जाता है, सही हो जाता है, वो जाता है। फिर वो बोलता है एक बार, जो वही बंदा कह रहा जो मेरे सामने जो ठेली पे लगाता है ना, मैं बोलने ही वाला था कि ठेले पे 25 रुपए में इडली दे देता है, और खाएगा ना ऐसा टेस्ट आ जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, उसकी प्लेट में मैं खाता भी नहीं हूं, अपने घर से लेकर जाता हूं, क्या ही कमा रहा होगा वो बेचारा, कुछ और देख। फिर उसका वो कहता है यार फिर चाइनीज वाइनीज नूडल्स रख लूं क्या यार, क्योंकि मेरे को आता तो सब कुछ है यार, मैंने तो ट्रेनिंग तो ले ली सारी की सारी। कह रहा है चाइनीज कहाँ, चाइनीज का अब नहीं रहा वो यार, अब लोग नहीं खाते चाइनीज, अब चाइनीज के लोग महंगी जगह जाते हैं। मतलब 4th-5वीं बार में जब तक ये होता रहा ना, तो उस बंदे ने, जो शेफ था, वो कह रहा है यार मैं तो गलत लाइन में आ गया यार और मैं उसको ये बोलना चाहता तू गलत दोस्तों पे बैठा है क्योंकि समाज तो यही करेगा। देखिए समाज क्या है, समाज की डेफिनेशन सी इतनी सी है कि समाज कई बार आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताता है। ठीक है, उनके चाचा का, ताऊ जी का, ये का, वो का, और नॉट नेसेसरी उनका खुद का, नॉट नेसेसरी। जो देखी दिखाई बात है वो आपको बताता है, क्योंकि वो भी आपको पहचानना चाहता है।
कि आप गलती ना करो, आप फेल ना हो जाओ। लेकिन इस चक्कर में तो कोई कुछ ट्राई ही नहीं करेगा। और हम तो ये बोलते हैं कि यार आप विश्वास के साथ शुरू करो, क्यों नहीं होगा? आप तो पानी की दुकान लेकर बैठ जाओ यार, आप पानी पिला पिला के Yes. इतने अमीर बन जाओगे यार। शुरू तो करो, कुछ शुरू भी तो- जो करोगे वो बिकेगा। हाँ, तो जैसे आज के टाइम में हमें लोग बोलते हैं कि सर यूट्यूब चैनल खोलना है, क्या कंटेंट बनाओ, क्या ट्रेंडिंग है। मैंने कहा भाई ट्रेंडिंग देखना बंद करो, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ। मतलब जब से हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की है, मैं आपको बताऊं, मतलब हम शुरू में बात करते थे, आज के टाइम में हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर सकता है। लेकिन ट्रेंडिंग भी लोग इसको मांग रहे हैं कि आज के टाइम में ऑब्वियसली ये वर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ये बड़ा ट्रेंडिंग वो है। लेकिन कभी हमने सोच के साथ शुरू नहीं किया था। आज मुझे लगता है ये ट्रेंड बन गया। आज कोई बुक समरीज के बारे में सोचता है या सुनता है, सबसे पहले हमारा चैनल आता है उसको, रीडर्स बुक्स क्लब। आज कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता है तो सबसे पहले मैं आता हूं अक्रॉस यूट्यूब। अगर उसको 50 वीडियो दिख रहे हैं, 25-30 वीडियो मेरी दिखाई देंगी उसको। ये हमने क्रिएट किया, हम ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, हमने ट्रेंड क्रिएट किया है। तो आज भी जो मर्जी है करो, मजा आना चाहिए। अगर आपको मजा आ रहा है, आपका थॉट किसी का भी ये होना चाहिए, अगले 15-20 साल तक सेम काम करना पड़ेगा, बोर तो नहीं हो जाओगे। अगर बोर हो जाओ तो मत करो भाई, लेकिन अगर बोर नहीं होगे तो बहुत मजा आएगा। जब हम बुक समरी चैनल हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था 2019 में, जनवरी में, रीडर्स बुक्स क्लब, बहुत पॉपुलर है वो चैनल जी। ठीक है। तो जब हमने वो उसकी शुरुआत की तो उसकी शुरुआत इसीलिए ही की थी कि यार हमने किताबें नहीं पढ़नी, किताबें पढ़नी शुरू की। और किताबें पढ़ने के बाद क्या लगने लगा कि यार ये तो हम इतने दिनों बाद पढ़ रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जिनको आज तक समझ में नहीं आएगा, लेट्स क्रिएट समरी। तो मेरी वाइफ एनिमेटर है, तो मैंने कहा यार घर में ही बना लेते हैं यार, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा किताबें पढ़ के, आप इसको एनिमेट करना। घर में बैठ के बनाने लगे। पहले साल 33,000 सब्सक्राइबर थे, दूसरे साल 3 लाख थे, तीसरे साल 1 मिलियन हो गए। घर में बैठे बैठे दो साल हमने वैसे निकाल दिए। 2 साल के बाद हमने एडिटर हायर कर लिया, फिर बाहर करवाने लगे। तो कुछ भी ना, वी नेवर फॉलोड इट इवन टुडे। आप देखो कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, हम बनाते ही नहीं है वीडियो, हम अपना धुन में चलते हैं। एक सवाल मेरे मन में चल रहा था, वहां ले आए आप बात को, मतलब मैं सोच भी रहा था लेकिन उसका आधा जवाब आ गया। मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं, और कोई भी अभी जो भी देख रहा है वो अपनी जिंदगी को उठाकर देख ले। मैनिफेस्टेशन हो सकता है सबकॉन्शियस में कहीं उसने किया हो, बट अल्टीमेटली हम सब लोग उस फील्ड में हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। हम वो कर रहे हैं जो हम कभी चाहते नहीं थे, और करते चले जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत। अभी देखिए ना, 10 साल पहले मैं ये नहीं कर रहा था, आप ये नहीं कर रहे थे, 10 साल बाद भी हम ये नहीं कर रहे होंगे। हाँ, कुछ और ही कर रहे होंगे। तो लोग जो ढूंढ रहे हैं पैशन, ट्रेंड, अरे भाई क्यों ढूंढ रहे हो? अपने आप को तैयार करो ना कि क्या, अरे भाई, क्योंकि जो आप ये जीवन भर नहीं करने वाले, जो कुछ भी आप कर रहे हो या करने वाले हो, खत्म हो जाएगा। अभी पॉडकास्ट का क्रेज चल रहा है थोड़े दिन तक चल रहा है इसका मतलब। और जैसे आपका बुक समरी का है, फिर मैंने देखा ढेर सारे बुक समरी के चैनल आ गए, धीरे धीरे उसका वो फेज आउट हुआ, पॉडकास्ट शुरू हो गए, पॉडकास्ट खत्म होगा, कुछ और शुरू हो जाएगा, चलता रहेगा ये। तो ये लाइफ में, जैसे मान लीजिए मैंने कभी जर्नलिज्म के बारे में, लेकिन 19 साल की उम्र से आज तक मैं जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ, और ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे जर्नलिज्म का मतलब भी नहीं पता था। मैं मास कम्युनिकेशन के लिए जब गया एडमिशन लेने, तो मैंने मतलब पूछा उसका। मैं MSc मैथमेटिक्स कर रहा था, वो छोड़ के गया। ये क्या होता है फिर, अगर मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया और हो रहा है तो क्यों हो रहा है फिर? देखिए, एक्चुअली कई बार ये नहीं होता कि आप ना, बहुत बार हमें ये लगता है कि मैंने जीवन में ये मैनिफेस्ट नहीं किया था, ऐसा होता नहीं है। हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया होता है, शायद वो पोजीशन, वो चीज सोची हो, मतलब कुछ ना कुछ किया ही होता है हमेशा। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कल परसों एक बड़े इवेंट में गया जी। तो मैं ज़्यादा इवेंट फॉलो करता नहीं हूँ मैं, बट मैं चला गया समहाउ। और तो आगे बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे, तो पीछे चेयर्स लगी हुई थी, तो मैं पीछे जाके कोने पे बैठ गया। ठीक है, तो पीछे जाके कोने पे बैठा मैं, और मेरे को बहुत भूख लग रही थी उस वक्त। ठीक है, और मैं ऐसे टाइम पर गया कि मुझे भूख लग रही थी बहुत। तो मैं ना, वो जो स्टार्टर वाले आ रहे थे, और जब तक वो मेरे पास पहुंच रहे थे तो उनके पास खत्म हो जा रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसा 4-5-6 लोगों के साथ हुआ, और या एक थोड़ा सा बचा था। मैंने कहा यार थोड़ा गर्म ले आओ यार, तो मैंने खा नहीं पाया मैं। और मेरे को यार, मेरे मन में आया यार, मेरे को यार भूख लगी यार, कुछ करना है यार, भगवान क्या कर रहा है यार, बहुत देर से बैठा हूँ मैं। आप सोचिए, एक बंदा भागता हुआ मेरी तरफ आया, सर आप यहाँ क्यों बैठे हो? मेरे को ले आके फर्स्ट रो में बैठा दिया उसने, और फर्स्ट रो में जैसे ही बिठाया, 6 लोग मेरे पास आ गए खिलाने के लिए मुझे।
मैनिफेस्टेशन। तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जीवन में हम जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमने मैनिफेस्ट किया है। तो अब ठीक है, वो मेरी चेयर आगे, सीट आगे, छोटा बड़ा जो कुछ हो रहा है वो मैनिफेस्ट किया है हमने। हाँ, सब लोग बोलते हैं यार मैंने डिवोर्स मैनिफेस्ट नहीं किया। नहीं भाई, आपने किया होगा। आपने डायरेक्टली नहीं बोला मुझे डिवोर्स चाहिए, कुछ तो होगा, कहीं तो कुछ आपने ऐसा हिंट दे दिया होगा। मैंने पेरेंट्स को खोना मैनिफेस्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये आपका मैनिफेस्टेशन, क्या पता जो उनकी जर्नी अब सही सफल हो चुकी थी, उनको एक ज्ञात जगह पर पहुंचना, जो एक कुछ हो सकता है ना यार। सब कुछ हम तो नहीं डिसाइड कर रहे हैं ना। देयर इज अ लॉट इज डिपेंड ऑन दिस अल्टीमेट यूनिवर्स, भगवान जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, कुछ भी नाम दे दो यार उनको। सब कुछ हम तो नहीं डिसाइड कर सकते। तो लेकिन क्या होता है, जीवन का, हमारे जीवन का सारा कंट्रोल, मुझे जो मिल रहा है, जो मुझे नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ मेरे हाथों से ही हो रहा है। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है, या मैं अक्सर जिन लोगों से मिलता हूं, मैं यही देखता हूं कि उन्होंने ही मैनिफेस्ट किया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे को मेरे एक फ्रेंड थे, वो हमेशा मेरे को बोलते रहते थे कि यार अमित, मेरे ना जॉब करना बड़ा दिक्कत है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो मैंने उसको अल्टीमेटली पूछा कि मैंने कहा दिक्कत मतलब क्या है? तो उसने बोला यार सैलरी भी नहीं मिल रही है, पोजीशन भी नहीं मिल रही है, और बॉस भी बहुत खराब है। ये सब एनर्जी चलती रहती थी। मैंने कहा एक बात बता, इस एनर्जी के साथ कुछ पॉजिटिव कैसे होगा तेरे साथ? तो नौकरी ढूंढ रहा है, 1.5 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, पैकेज मतलब आप समझिए 80-90 लाख रुपए का पैकेज, अच्छा खासा पैकेज है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। लायक बंदा, मेहनती बंदा और बहुत कैपेबल। ओनली प्रॉब्लम वाज द थॉट प्रोसेस। तो मैंने कहा एक बात बोलूं तेरे को, एक चीज कर, व्हाई डोंट यू चेंज योर रिलेशनशिप विद योर एग्जिस्टिंग कंपनी? एंड जो तू मस्ती में दोस्तों के साथ ये गप्पे हाँकता हुआ जो ये करता है ना, ये बंद कर दे इसको। तू फिलहाल डू दिस फॉर सम टाइम, ठीक है? जो चाय पर बैठ के बॉस के बारे में, कंपनी के बारे में, रूल्स के बारे में, पॉलिसी के बारे में, एचआर के बारे में जो तुम बोलते रहते हो ना, मेरे 4 बॉस हैं यार, किसको बोलूं, किसको खुश रखूं, ये करूं वो करूं, यही चलता रहता है। कुछ मैं भी जब तेरे साथ आता हूं तो मैं डिप्रेशन लेके जाता हूं भाई। तेरे साथ आता हूं तो अच्छा थोड़ी ना लगता है मुझे तेरे से मिलना, क्योंकि तू सिर्फ नेगेटिविटी बात कर रहा है। मैंने कहा ये बंद कर दे। एंड मैं सोचिए विद इन 2 months उसको सैलरी हाइक मिला। आई थिंक 72% हाइक पर वो मूव हुआ है विद इन 2 months। एंड जब उसने मुझे पहली बार बताया, उसने मुझे सिर्फ यही बोला कि अमित, मैं सच बताऊं, मेरे पहले शुरू में तो मेरे मन से तो वो ही खराब आता था। मैंने पहले वर्बली बंद किया, वर्ड्स में, पावर ऑफ वर्ड्स का जो सिद्धांत है, पहले वर्ड्स में बंद किया। लेकिन जब मैंने वर्ड्स में बंद करना शुरू किया, मेरे को ना उतना बुरा लगना ही बंद हो गया। और जो मेरे सुपर बॉस है, बॉस का बॉस, वो कहीं पर मूव हुआ, और उसके साथ मेरा बॉन्ड इस 2 महीने में अच्छा काम किया, मैंने बन ही गया था, और मैं काम में तो अच्छा ही हूं। वो मेरे को ले गया दूसरी कंपनी में। कह रहे ये जो प्रोसेस है, ये 3 दिन का प्रोसेस है। मेरा बॉस गया, जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग थी उसने मुझे फोन किया, इंटरेस्टिंग, ठीक है? मेरे को बुलाया गया, कह रहा शाम को आ जाए यार, चाय पे बैठ, वो कॉफी पे बैठते, ऑफिस बुलाया, एचआर के साथ मीटिंग कराई, और यही बोला कि सर ये है, इसका अभी इस पैकेज आके, तो बॉस इसको पता ही होता है इतना पैकेज है सर, इसको इतना चाहिए। अब कह रहे मैंने चू नहीं किया है उस पूरे डिस्कशन में, क्योंकि एक लेवल के बाद तो आप कहाँ इंटरव्यू होते हैं आपके, रिपोर्टिंग उसको ही थी डायरेक्टली, जो उसको हायर कर रहा था। कह रहे कुछ नहीं हुआ। कह रहे मतलब 15-20 मिनट के डिस्कशन में ये सब कुछ हो गया। 3 दिन में मेरा मतलब ऑफर लेटर आ गया, सब कुछ हो गया। कहते ये मैजिक से कम नहीं है। तो ये सिर्फ क्यों बदला? एनर्जी बदली है, सिर्फ, कुछ नहीं बदला इसके अलावा। उस इंसान का हो सकता है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके रास्ते में होंगी, बिकॉज ऑफ द एनर्जी उसने वो सब ब्लॉक किया हुआ था, उस एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ था। जब तक आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हो ना, अपने चैनल्स को ब्लॉक करते हो, कुछ भी कैसे फ्लो होगा? तो जो भी हमारे जीवन में है, मान लो पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि यार ये मैंने ही किया होगा, जानबूझ के या अनजाने में जो भी कुछ है मेरी वजह से हुआ होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अगर आज कॉन्शियसली डिसाइड कर लूं तो मैं इसको फिर बदल दूंगा। यार ये भी मेरी वजह से हुआ है, तो अच्छा भी मेरी वजह से हो सकता होगा। आज ये सोचिए कि कॉन्शियस प्रैक्टिस करके, जैसे जब हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड हमारी 95% थॉट्स को लीड करता है या जीवन को लीड करता है, कॉन्शियस 5% लीड करता है। कॉन्शियस, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, सबकॉन्शियस मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे बिलीव्स, मैंने बचपन से क्या सीखा, जो सारी चीजें, सब कुछ आ गया हमारा अवचेतन मन। अब इस अवचेतन मन में तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है।
अब ऐसी कुछ चीजें तो मेरे भी आज के मन अवचेतन मन में ऐसे पड़ी होंगी जो इनको मैं कभी ठीक नहीं कर सकता हूँ, जो मुझे बचपन से मिली है। हो सकता है मैं आज उन चीजों के बारे में थोड़ा इनसिक्योर रहता हूँ जो मैंने सुनी थी। आज मैंने कॉन्शियस करके मैंने विजय हासिल कर ली है उस पर, लेकिन मुझे पता है वो है, थोड़ा लिमिट आज भी रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो आ चुका है। कुछ चीजें हमेशा रहती हैं आपके जहन में, ओके है ना। मे बी इट इज अबाउट मनी, मे बी इट इज अबाउट रिलेशनशिप, बहुत चीजों के बारे में। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि मैं अगर कॉन्शियसली, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड, हमारी मसल मेमोरी होती है, मसल मेमोरी होती है, जिसको आप रिपीटिशन के जरिए ठीक कर सकते हो आप। अब मेरे जो जितने भी बिलीफ है, मुझे समझ में आ गया कि मैं अगर कुछ भी रिपीट करूंगा बार बार, वो मेरी सच्चाई बन जाएगा। अगर मुझे लगता है इफ आई थिंक ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम नॉट हैंडसम इनफ, और मेरी बोलने की कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, तो मैं इसको अपोजिट बोलना स्टार्ट करूंगा। मैं बोलूंगा आई लुक ग्रेट, आई एम कॉन्फिडेंट। पहले वर्ड से आपको आना है, फिर वर्ड्स जो हैं वो धीरे धीरे आपके बिलीफ को, कंडीशनिंग ऑफ माइंड आपकी जो है वो अपने आप कर, जितने भी बिलीफ है सारे मिट जाते हैं सर इससे। हमने आज से सोचिए ना, हमने कभी जब टेबल बच्चों में भूल जाते तो क्या करते थे, 100 बार लिखवाते थे, उसके बाद तो कभी नहीं लिखे हमने। अभी भी एग्जाम में ऐसी तैयारियां करते हैं, है ना। अभी सोचिए बिलीफ बिल्ड हो रहा है। हमने स्कूल में जनगण मन गाया, कभी रट्टा थोड़ी ना मारा था, बोलते आपने पता नहीं लास्ट टाइम कब बोला होगा, लेकिन आज भी मैं बोलूंगा आपको बोलने के लिए, आप आज भी बोल दोगे उसको। सालों से याद नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो हमारी मसल मेमोरी में घुस चुका है। आप अपनी सफलता को अपनी मसल मेमोरी में घुसा लोगे, अपने विश्वास को घुसा लोगे, तो फिर आपके लिए कैसे कुछ चीजें इंपॉसिबल हो जाएंगी। और इसी के बेसिस पर मैं आज ऐसे लोगों को आज लकीली टचवुड ऐसे लोगों से मिलता हूं जो 1000 करोड़ 5000 करोड़ के मालिक है, लेकिन उनका फियर क्या है मैं आपको बताता हूं। उनका फियर एक अलग चला गया है कि एक वक्त पर हमारे पास ये सब कुछ नहीं था, फिर चला जाएगा, अब ये फिर जा सकता है। अब सोचो ये काम हो रहा है अब उनके ऊपर, अब मैं तो ये और भी टफ है। पाने की चाहत से खोने का डर ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब मैं आपको बताऊं कि सर 6 महीने में उस इंसान के बाल सफेद होने दिख गए मुझे। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जो लोग कथित रूप से सफलता की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं वो ज्यादा परेशान, ज्यादा तकलीफ में दिखाई देते हैं, ज्यादा डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर एक वक्त के बाद तभी तो इंसान बोलता है कि हमें इतना सब चीजें करके हम क्या ही हासिल किया हमने, क्योंकि एक्चुअली में इंसान जी नहीं रहा। हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ तो रहे हैं। देखो मैं उस बैकग्राउंड से हूं जहां पर हमने बहुत कम चीजें, दरिद्रता ज्यादा देखी, पैसा नहीं देखा, ये बहुत सारी चीजें थी। लेकिन मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ गया कि ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ये कब समझ में आया? जब सब था, जब सब अचीव कर चुके थे। तो आज मुझे समझ में आ गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता ये, लेकिन तब समझ में आया जब बहुत सारा पैसा है, जब मैं पैसे के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आज हमारी वर्कशॉप चलती है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चलती है, पता नहीं क्या नहीं करते हैं, वी डू अ लॉट, हम बहुत कुछ करते हैं, बड़ी टीम है हमारी, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही मुझे एहसास हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे जीवन के बाकी हिस्सों पर भी थोड़ा वैल्यू देना पड़ेगा, उस हिस्सों पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं कि होना आपके पास सब कुछ चाहिए। जब आप ये बोलते हो ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये वही बोलता हुआ अच्छा लगता है जिसके पास पैसा, जिसने कमा लिया और नहीं कमाया था तब भी, दोनों एक्सपीरियंस कर चुका है वो। स्वामी विवेकानंद कहते थे भिखारी का त्याग किसी काम का नहीं होता है। मतलब तुम त्यागी हो, त्याग दिया तुमने, अरे तुम कमाओ तो सही तब त्याग की बात करो। खुद स्वामी विवेकानंद कहते थे। वाह वाह वाह, ये वाह, बड़ी अच्छी बात है उनके, जो आप बात कर रहे हैं उसका भाव भी बिल्कुल वही है। अच्छा, मुझे थोड़ा इसका साइंस, मतलब क्योंकि कई लोग आज भी जब भी रेजिस्ट करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका लॉजिक क्या है कि मैं यहां से बैठे बैठे इस गिलास को हिला दूंगा, इसका लॉजिक। साइंस बोलेगा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम तरंगों को, या हम आज कहते हैं विचार होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सी तरंग से निकलते हैं? आप लाइट्स की तरंगों को पकड़ रहे हैं, साउंड की तरंगों को पकड़ रहे हैं, क्या थॉट की तरंगों को पकड़? नहीं, अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं, हो सकता है कभी पकड़ पाए हम लोग। कैसे काम करता है? आपने क्या आइडेंटिफाई, इतना पढ़ा है आपने, इतना इसको आजमाया है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बिल्कुल सच बताऊँ मैं आपको, मैं बहुत इमोशनल इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही लॉजिकल आदमी हूँ। मुझसे आप ऐसा बोलोगे कि कुछ भी कर लो, बोल लो, मैं नहीं करूँगा। मुझे लॉजिक बता दोगे तो मैं कर लूँगा। जब तक मुझे मैनिफेस्टेशन के लॉजिक समझ में नहीं है, मैंने तब तक फॉलो नहीं किया इसको। एक होता है फील गुड फैक्टर, सर मुझे मज़ा आ रहा है,
जब लोग मुझे आते हैं ना, जब हमारे मॉर्निंग मेडिटेशन अटेंड करते हैं कोई भी वर्कशॉप, जब लोग मुझे बोलते हैं सर मुझे ना अच्छा लग रहा है, मैंने कहा अच्छा लगने से क्या होता है? अच्छा लगने से आपके जीवन में बदला क्या? आपने कहाँ अच्छा ग्रो किया? पैसा, जॉब, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, कहाँ ग्रो किया आपने? बताओ। वो रिजल्ट है, वो दिखाओ मुझे, वो तब माना जाएगा। अच्छा तो गुलाब जामुन खा के भी लग जाता है। मैं तो गोलगप्पे खा लूंगा, गुलाब जामुन खा लूंगा, मेरे को अच्छा लग जाएगा भाई। मेरे तो बहुत है वो अच्छा लगना। बारिश हो गई, अच्छा हो गया, जिसमें कुछ भी नहीं किया हमने, बहुत अच्छा लग रहा था, छत पे खड़े हुए थे। लेकिन वो बहुत टेम्परेरी अच्छा लगना है। ये बात सही है। अब जब लोग हम इसके लॉजिक की बात करते हैं, मैं आपको साइंस बताता हूं इसके पीछे। देयर इज बिगेस्ट साइंस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्लेसिबो। अब सोचिए, एक ग्रुप को दी जाती है मीठी गोली कैंसर पेशेंट्स को, और एक को दिया जाता है ये असली दवाई। मीठी गोली वालों को देखकर ये बोला जाता है ये रिसेंटली रिसर्च्ड और मतलब कैंसर की इससे बेहतरीन दवाई आज तक नहीं आई है, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने बनाई है, और इससे आपका क्योर 100% होगा ही होगा। और दूसरे वालों को जाती है कि ये बहुत बड़ी मेडिसिन, आप खा लो। रिकवरी रेट इन बोथ द ग्रुप्स इज सेम। सोचो सिर्फ माइंड से कैसे पॉसिबल है, सोचो। अब ये तो सोचिए, ये तो प्योर साइंस है। आज भी ये कहा जाता है 30 to 40% बीमारियां दिमाग से आती हैं, साइकोसोमैटिक जिसको हम बोलते हैं। जी जी, ठीक है। इनफैक्ट बहुत जगह डेटा सर इसका 90% है साइकोसोमैटिक। तो बहुत रीजनेबल बोल रहा हूं। अगर कोई गूगल करेगा साइकोसोमैटिक इश्यूज, यानी कि जो हमारे दिमाग से ही क्रिएट हो जाते हैं, वो 80-90% भी बहुत रिसर्च। पेट में दर्द हो रहा है तो गठान ही होगी, यहाँ ये हो रहा है तो यही होगा, डॉक्टर के पास भागो जल्दी से। अब आप सोचिए, देखो बहुत अच्छी बात बोली आपने। अब आप एक बात बताओ, आपका फैमिली डॉक्टर होगा कोई जी, अब आपको ना आपको कोई इमरजेंसी है या बाहर थे कहीं, कुछ तो हुआ आपको पेट में दर्द, आपने ना जहां गए थे वहीं के डॉक्टर से ले लिया, दवाई उसने दे दी, आपका कुछ असर ही नहीं हो रहा है। मन में क्या चल रहा है? अरे यार घर जाऊंगा, उसी के पास जाना पड़ेगा, वही देगा दवाई। वो जिस डॉक्टर, आप फैमिली डॉक्टर के पास जैसे ही पहुंचते हो वो भी सेम दवाई देता है, लेकिन आप उस बिलीफ से खाते हो इसी से ठीक होगा। कितने सारे लोगों के साथ, जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, हम पता नहीं क्यों दुनिया में किसी डॉक्टर के पास चले ठीक नहीं होते, हम एक ही डॉक्टर के पास जाके ठीक होते। ऐसा क्या होता है उस डॉक्टर में खास? ये सब तो यही है ना, ये सब यहीं पर है, और यही साइंस का प्रूफ है। आज भी आप कितने सारे डॉक्टर्स देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, मेरी तो टीम में ही जो मेरे तो स्टूडेंट है बहुत सारे डॉक्टर्स, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट या बहुत सारे डॉक्टर, ठीक है, तो बोलते हैं कि भाई आज भी 30-40% लोगों को तो प्लेसिबो ही देते हैं, हम लोग प्लेसिबो ही देखते हैं। तो मतलब आज ही सोचो कितना इंपैक्ट है, मेडिकल इंडस्ट्री में तो बहुत इंपैक्ट है इसका। तो ये तो साइंस है, ये तो लोग जानते हैं इसके बारे में। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS क्या होता है? RAS बेसिकली क्या करता है, हमें हमारे बिलीफ को सही साबित करने की कोशिश करता है। मतलब अगर आपको ये जीवन में ये लगता है कि अच्छे लोग मिलना ना यार मुश्किल होता है यार, इट्स नॉट इजी, वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो RAS क्या करेगा, आपके जीवन में सारे खराब लोग भेजेगा। और उसके बाद आप क्या बोलोगे, देखा मेरी इंट्यूशन, देखा मैंने कहा ही था ना कि खराब लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं। RAS क्या हुआ ये एक साइंटिफिक टर्म है। अच्छा, इट्स प्योर, देयर इज अ प्योर साइंस टू इट, लोग इसको गूगल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो RAS ने क्या किया, वो उस तरह के सजेशन आपको देने लगता है, वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज या प्रॉब्लम्स या जो भी आप सोचते हो, बेसिकली उसका काम सिर्फ ये है आपको सही प्रूव करना। जैसे कि मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूं, बट जनरली, नॉट टू हर्ट एनीबडी सेंटिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम में कोई धर्म बदलता है, ठीक है, तो वो पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा देता है कि देखा अच्छा हुआ ना मैंने धर्म बदल दिया, और वो प्रूव करता रहता है बार बार जब मौका मिलता है, देखा। अब ये जो RAS है, इसका काम भी यही है। इसका काम क्या है, आप जो भी सोच रहे हो, ये कह रहा है यार मुझे तो तुम्हें सही साबित करना है, मैं आपको बार बार ऐसे लोग दूंगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार अच्छे लोग होते हैं यार, क्यों नहीं होते यार, अच्छा एग्जांपल है, मैं भी अच्छा हूं यार, मेरे जैसे भी तो लोग मिल ही जाएंगे यार, अच्छे लोग देगा। क्यों? उसे प्रूव करना है कि आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। अचानक से आपने सोचा यार मुझे एक ना लाल कलर की गाड़ी खरीदनी है, रास्ते में लाल गाड़ियां कहां से आ जाती हैं? क्या पहले नहीं थी? वो पहले भी थी, लेकिन अब वो फोकस में आ रही है, बाकी सब कुछ ब्लर हो चुका है।
आप घर बनवा रहे हो अपना बड़ा सुंदर सा घर, अब बारी आती है ग्रिल लेने की, बालकनी का ग्रिल खरीदना है। आप जिस रास्ते से जाते हो ग्रिल देखते हुए जाते हो, वो ग्रिल पहले भी थे, पहले क्यों नहीं देखे आपको वो ग्रिल? आपको दिखे क्योंकि अब आपने अब आपको उसकी जरूरत थी, आपका बिलीफ वो आप जो ढूंढोगे वही मिलेगा। जैसे कोई गाड़ी खरीदनी हो तो वही गाड़ियां दिखाई दे रही है, गाड़ी दिखाई दिख रही है, मेरे को क्रेटा खरीदनी है, स्कॉर्पियो, अरे हर रास्ते हर जगह पे देखो सारे लोग वही खरीद रहे हैं, बाकी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अब ये सोचो, ये सब साइंस, इट्स ऑल साइंस। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो इसी के बारे में बात कर रही है कि जिस थॉट्स को आप रिपीट करते हो बार बार, सबकॉन्शियस माइंड में हम बात कर रहे थे, बार बार रिपीट करते हो, हमारे नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते रहते हैं, नए रास्ते बनते रहते हैं। यानी कि वो बिलीफ नए, आपके पुराने बिलीफ से नए बिलीफ को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। अभ्यास यही तो है, अभ्यास जिसको हम कहते हैं बार बार। करेक्ट। अब देखिए ये सारा साइंस एविडेंस है, ये प्योर साइंस है। इस पे हार्वर्ड की रिसर्च, हार्ट मैथ की रिसर्च, बहुत जगह की रिसर्च। सीधी सी करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जाते शिल पर पड़त निशान, मतलब कब कह गए बताइए। सोचो अब ये देखिए ना, अब ये सब कहां से आया? हालांकि हम सुनते ही आ रहे हैं, हम अब ये सोचिए, अब देखो बहुत अच्छी बात की, हमने हमेशा से सुनते हैं ना कि देखो सोच समझ के बोला करो, लक्ष्मी बैठती है आपके मुंह पर, आपकी जबान पर लक्ष्मी बैठती है दिन में एक बार, तो वो सच हो जाएगा, तो सोच समझ के बोलो। सरस्वती बैठी हुई है आपकी जबान पर, आप कुछ बोलेंगे सत्य हो जाएगा। अब ये सोचो, अब एक और चीज सोचो, जब आप वो सोचते हो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल, जब पहले होते थे तो घर में पोस्टर लगाए जाते थे सुंदर सुंदर बच्चों के, क्यों? वैसा बच्चा होगा जैसा पोस्टर होगा। अब ये सब हमने बचपन से सुना, ध्यान नहीं दिया, अब वक्त है ध्यान देने की। ये आप एक तो मैं जो चाह रहा था कि थोड़ा फिजिकल जो साइकोसोमेटिक से ये टर्म से क्लियर हो जाता है कि दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा बीमारियों का चिंतन कर रहे हो तो आप बीमार जैसे। Correct. बेशक कोई बीमारी नहीं है, आपको डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, किसी टेस्ट में बीमारियां नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं बीमार हूँ, शायद डॉक्टर ही गड़बड़ कर रहा है, जाँच में ही नहीं आ रही, यही दिक्कत चल रही है। शरीर पर कितना असर आप मानते हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन का या इस थॉट प्रोसेस का हो रहा है कि आप कैसे दिखते हैं, आप मोटे हैं, दुबले हैं, बीमार हैं, एनर्जेटिक हैं या आप बिल्कुल लेज़ी हैं, इन सारी चीज़ों में आप कैसे लोगों को जांचते हैं या परखते हैं अपने जीवन में? देखिए फिजिकली मतलब मेरा जांचना पर मैं तो ऐसे नहीं जज करता हूँ, बट आई डोंट नो, मैं सही से सवाल को समझा नहीं समझा, बट मतलब कभी आप क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपका सब्जेक्ट है तो आप लोगों का आकलन करते हैं इस आधार पर कि इसकी ऊर्जा क्या है और ये किस ऊर्जा क्षेत्र में है? देखिए ये तो कई बार ना, देखो अब ऑब्वियसली मैं इतने सारे लोगों से मिल चुका हूँ, इतनी सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप कर चुके हैं, वन करते हैं हम, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाता है कि उस इंसान की एनर्जी कैसे है। ज़्यादा आइडिया लगता है कि जब वो इंसान बोलता है, उसकी आंखें कैसे काम कर रही हैं, कहाँ देख रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, और जब उसके बैकग्राउंड को जानते हैं, समझते हैं, तो समझ में आ जाता है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि शरीर पर उसकी एनर्जी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैं आपको एक बहुत रिसेंट रिसर्च बताता हूँ, लोग इसको गूगल भी कर सकते हैं। उसमें कहा गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर है जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसकी डेथ के हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 60 to 70% ज्यादा है। यस। तो सोचिए ये कारण क्या है? कारण ये कि वो उसी प्रॉब्लम में है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसी एनर्जी में, उसी तरह के लोगों के साथ काम कर रहा है। आज ये सोचिए कि कोरोना को सॉल्व करते करते कितने बेचारे डॉक्टर गए। बेसिकली है तो सारा एनर्जीज ही। एक अफ्रीका में एक गांव है जहां पर पेड़ों को काटा नहीं जाता, बहुत बड़ी रिसर्च, आपने हम श्योर सुना होगा। वहां पर उस पेड़ के चारों तरफ लोग खड़े होते हैं और पेड़ को गालियां देते हैं। सोचो पेड़ पर ऐसा असर होता है, पेड़ खत्म हो जाता है, पेड़ पर ऐसा असर हो सकता है, ह्यूमन एक इंसान के शरीर पर कितना बड़ा असर हो सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो गट है इज अ सेकंड ब्रेन, ठीक है? यानी कि जो हम सोच रहे हैं, अगर हम ज्यादा स्ट्रेस में तो हमारा पेट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस, एसिडिटी सब होने लगती है। एट द सेम टाइम हम जो खा रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अब ये सोचिए, बहुत पुरानी कहावतें हैं, सुनते आ रहे हैं। अब ये बोथ वे चल रहा है, हमारी वेगस नर्व से कनेक्टेड है, ये बोथ वे चल रहा है। तो जो पेट में है वो यहां पर है, जो यहां है वहां पेट पर है। अब सोचिए हम जिस तरह के एनवायरमेंट है, हम ये भी सुना है, जिम रॉन की कोट है बहुत फेमस, वी आर द एवरेज ऑफ 5 people वी स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद।
हम जिस तरह की संगत में वैसी रंगत है हमारी। यानी कि सब आसपास के लोगों का ही तो नतीजा है, आसपास की एनर्जी का ही तो नतीजा है। जितना ज्यादा, मतलब मैं तो कहता हूं, देखो कोरोना चला गया, एनर्जीज कभी नहीं जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा, थैंक यू। मतलब ये बहुत काफ़ी पहले बातचीत में आया था मेरे मन में और आपने तुरंत वहाँ पे आ गई बात घूमकर। मैक्स गुंटेर की किताब है लक फैक्टर। उन्होंने किस्मत के ऊपर बड़ा शोध किया, बहुत अच्छा शोध किया उन्होंने, वो मैं सोच रहा था कि आपसे उस पर बात करूं। लक फैक्टर में यही ठीक बात आपने जो संगत की बात कही है, और खुशकिस्मत हैं आप, खुशकिस्मत हूँ मैं, हम दोनों ऐसी फील्ड में कि हमें बहुत लोगों से मिलने का और अच्छे लोगों से मिलने का, अच्छी ऊर्जाओं से मिलने का अवसर मिलता है। वो ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली भी आप नए लोगों से अगर जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो कितने लोग हैं जो बाजू वाले से बात करते हैं। और आजकल तो मोबाइल ने और आफत कर दी है कि वो जहां भी बैठे हो सबसे पहले तो खोलो और रील देखना शुरू कर दो। या खैर आपके लिए अच्छा है वो देखिए मेरे लिए भी, मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी हर अपने प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ शॉर्ट वीडियो देखना बंद करो, जबकि रोज बहुत सारी जाती है हमारी। अब ये इसको मुझे बताइए कि फ्रीक्वेंटली नए लोगों से मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, इस एक्सरसाइज को आप कैसे देखते हैं? देखिए ऑनेस्टली मैं जैसे ना, मैं बहुत ज़्यादा ना इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं बहुत लोगों से नहीं मिलता हूँ। और अगर आप मुझसे ऑफ कैमरा बात करेंगे तो मैं इतना ऐसे इस एनर्जी में शायद बात भी नहीं करता हूँ। लेकिन क्योंकि ना मेरे को ना, मैं कम लोगों से मिलना, कब मिलना जुलना, क्योंकि देखो एनर्जी का फर्क पड़ता है। पर काम ऐसा मिल गया कि अब तो खूब बहुत करना जो सामान्य लोगों से नहीं मिल रहे हैं उनसे ज्यादा आप मिल रहे हैं। हाँ, अब तो अच्छी बात है कि बहुत असामान्य लोगों से मिलना पड़ता है, जिनको हम टीवी पे देखते थे उन लोगों से मिलना पड़ रहा है, तो गुड प्रॉब्लम टू हैव दो। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपको यू नीड टू डबल केयर ऑफ योर सेल्फ, डबल केयर ऑफ योर एनर्जी। जैसे कि मैं एक वक्त था जब मैं किसी पंडित जी से मिला, आई थिंक मैं सेक्टर 99 में रहता था नोएडा में, वहाँ पर मैं एक पंडित जी पूजा करने के लिए हमारे घर में आए, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हो रहा था। तो उन्होंने बहुत बहुत प्यारी बात बोली, पहली बार समझ में आई वो हमें। उन्होंने बोला कि आजकल सब पंडित जी इतने बिजी हो गए हैं, उन्हें वो खुद पर काम ही नहीं कर रहे। तो मेरे को समझ में आया नहीं, मैंने कहा तो वन टाइम कोर्स होता होगा ना, आपका ज्ञान लिया और फिर बांट रहे हो आप लोगों को, अच्छी बात है। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे साथ क्या होता है, अगर हम एक पूजा कर रहे हैं दिन में, तो उतना ही देर हमें खुद के साथ संध्या करनी होती है घर के अंदर। भजन कीर्तन, मतलब जब तक हमारा घड़ा नहीं भरेगा हम बाहर नहीं दे सकते। और कोई भी पंडित जी अगर ये कर रहा है तो मतलब है वो व्यर्थ है, मतलब उसका कोई असर ही नहीं होगा। और मेरे को और खुद पंडित हैं, खुद बता रहे तो सही होगा, कोई ऐसे तो ये इतनी बड़ी बहुत बात अच्छी आपने एग्जांपल दिया है कि खुद ऊर्जा में नहीं हो तो तुम अपने क्लाइंट का या अपने जजमान का क्या भला करोगे, क्या भला करोगे। जब उन्होंने मुझे बात बताई, उस दिन से मैंने ठान लिया कि जितना भी वक्त मैं कहीं पर भी ट्रेनिंग देने में, मेडिटेट करने में, मेडिटेशन सिखाने में मैं बाहर बिता रहा हूं, अगर मेरे पास उतना वक्त अपने लिए नहीं है तो मैं वो नहीं करूंगा। आज मैं मेडिटेशन सेशन करता हूं, सब बाकी सारी चीजें करता हूं। आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं आपके साथ, प्रिविलेज मिला मुझे। मैं अभी एक और पहले पॉडकास्ट किया, तो मुझे ये बात पता है कि मुझे आज मेडिटेट करना ही करना है खुद के साथ। अगर मैंने किसी को सिखाया, मुझे पता है कि मेरे को आज करीबन 3, साढ़े 3, 4 घंटे किताब पढ़ने में लगाने ही लगाने हैं। ये मेरे दिनचर्या का हिस्सा ही बन चुका है। अब रोज ध्यान करना पिछले 16 साल से, और रोज किताबें पढ़ना 3 से 4 घंटे डेली, ये रोज दिनचर्या का हिस्सा ही बाय डिफॉल्ट है। मतलब ये जैसा है जैसे खाना खाना है। हाँ, तकलीफ होती नहीं हो तो लगता अपूर्णता है जी। आज सोचिए ना, आप जैसे, हम जैसे 2 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें हर तरह के लोगों से मिलना है, एंड कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, कुछ ये सब हम सब के पास जो प्रथम गुरु है वो सबसे करीब और सबसे सस्ता तरीका किताबें ही तो हैं। किताबों से बढ़ो। अब ये सोचिए, जो स्टूडेंट स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेजेस में नहीं पढ़ा, बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा, आज के टाइम में 2500 किताबें मेरे घर पर हैं, 900 साढ़े 900 किताबें मैं पढ़ चुका हूं। आज भी कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता किताबें पढ़नी नहीं हो ही नहीं सकता। मतलब ये हो ही नहीं सकता, ऐसा वाला वो हो गया कि हो ही नहीं सकता। तो जब हमें ये समझ में आता रहता है ना कि आपको बाहर लोगों से मिलना है और इंटरेक्ट करना है और उनकी एनर्जीज को हैंडल करना है, तो हमें बहुत सुपीरियर। रिसेंट किताबें कौन कौन सी पढ़ी?
रिसेंट एक तो मैं बहुत ज्यादा ना रिपीटिशन में बहुत बिलीव करता हूँ। हाँ, कौन कौन सी हैं तो और अच्छा रहेगा ये जानना। मैंने रिसेंटली वापस से पढ़ी एक बहुत अच्छी किताब है, द फास्ट लेन मिलियनेयर। जी, अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब है। मतलब बहुत कुछ समझ में आया कि वो मिलियनेयर फास्ट लेन हम बोलते हैं उसको। तो बहुत बहुत मजा आया उस किताब को वापस से पढ़ने में। एक और किताब जो मैंने अभी रिसेंटली वापस से पढ़ी वो था आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ईट दैट फ्रॉग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में आपको काम इतने सारे होते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर जैसे ब्लिंक हो गई, ईट दैट फ्रॉग हो गई, या और भी बहुत सारी, आप इस तरह की किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं जो व्यवसाय से जुड़ी हुई किताबें हैं। व्यवसाय, सेल्फ डिसिप्लिन, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि आपका माइंडसेट फिर उस तरफ को जाता है। जैसे मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि तुम कुछ मत करो, बस 3 किताबें जरूर पढ़ना, मक्सिम गोर्की की माँ पढ़ना, राग दरबारी पढ़ लेना श्रीलाल शुक्ल की, और रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा पढ़ लेना। उनका टेस्ट वो रहा। हाँ, वो ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे और क्रांतिकारी रहे हैं, तो उन्होंने उस तरह की चीज़ों को पढ़ा और मुझे वो साहित्य बताया। आपको मेरा खुद दिलचस्पी का विषय ये है कि मैं मोटिवेशनल में इस तरह की चीज़ों, खासतौर पर व्यवसाय जो मुझे नहीं आता उसको पढ़ना पसंद करता हूँ। तो जिस तरह की किताबें आप पढ़ रहे हो वो भी आपके माइंडसेट को बनाना, यानी आपका चुनाव उसको लेकर भी सतर्कतापूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि क्या है, देखिए आज के वक्त में क्या होता है, जैसे मैंने अभी 2-3 किताबों के नाम लिए, लोग क्या करेंगे पॉडकास्ट में ये किताबों के नाम फटाफट से लिखेंगे और ऑर्डर कर देंगे। ऐसे किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, ये तो गलत है। आप ऐसे ले रहे हो जैसे मैंने जो दवाइयां खाई आप भी खा रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी प्रॉब्लम अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग थी। मैं कहता हूं कि चुनाव आज करना है। मैंने इन किताबों का चुनाव क्यों किया? मैंने इन किताबों का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को प्रोडक्टिविटी की जरूरत है। तो ईट दैट फ्रॉग मेरे को हेल्प करी। ठीक है, मुझे पता चल गया वहां से। मुझे पैसों के बारे में और जाना था, फास्ट लेन, मिलियनेयर फास्ट लेन ने मुझे मदद करी। या एटॉमिक हैबिट्स को ठीक करना, तो एटॉमिक हैबिट्स ने मेरे को मदद की। अगर मेरे को आज थोड़ा सा, मैं अगर और थोड़ा सा रिलीजियस एंगल पे जाऊंगा तो मैं चलो भगवत गीता को पढ़ूंगा। और भगवत गीता पढ़ के पहली बार में किसी को समझ में नहीं आती, आप 4 बार पढ़ लो तब भी शायद समझ में ना आए। बेटर है कि उसका आप हिंदी संस्करण किसी विद्वान से सुनो, फिर पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगी सब कुछ। हाँ, अलग अलग भाषा टीका भी पढ़ सकते हो। विवेकानंद जी ने लिखा, लोकमान्य तिलक ने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा, अड़गड़ानंद जी ने यथार्थ गीता लिखी, बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो आप अपना चुनाव करो लेकिन चुनाव यहां से शुरू करो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई मुझे आज ये बोल दे कि मेरे को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मैं उसको बोलूंगा मैन आर फ्रॉम मार्स पढ़ लो। ठीक है, मतलब उससे बेहतरीन किताब भी नहीं लिखेगी। मतलब अगर कोई किताब कर ले, उसका ब्रेकअप नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा, कभी कुछ नहीं हो सकता। 5 लव लैंग्वेजेस पढ़ लो, 8 रूल्स ऑफ लव पढ़ लो जय शेट्टी की। तो मुझे लगता है, तो पहले मेरे को क्या लगता था कि ऐसी किताब पढ़ो जो आपको इंप्रूव करने में मदद करे, इसलिए मैंने कभी फिक्शन नहीं पढ़ा। लिख भी रहे मैंने एक किताब कंप्लीट। हाँ, अगला मैं कह रहा हूँ मैनिफेस्ट करिए, इतना सब इकट्ठा हो गया है। जनवरी में हमारी किताब, ये एक सलाह भी दे रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू सर। जनवरी में आ रही है हमारी किताब, जनवरी 2026 में रिलीज होगी। तो वो पेंगुइन को जा चुकी है, सब कुछ काम हो चुका है हमारा। तो आई होप पीपल विल लाइक इट। तो कहीं ना कहीं जब ये सब करते गए, समझते गए, तो सही किताबों का चुनाव किया। और मुझे ऐसा लगता था कि पहले मैं और भी ज्यादा कट्टर था, सेल्फ इंप्रूवमेंट ही पढ़नी चाहिए। फिर समझ में आया नहीं यार, जो जीवन के आपके बाकी हिस्सों को भी थोड़ा स्पिरिचुअल उसमें जाओ। जैसे अब मैं बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने हैं, मान लो उपनिषद पढ़ने हैं, ये सब में अब तो आप आज भी प्रेमचंद को, जैसे गोदान को ही पढ़ लें या कुछ भी पढ़ लें, आप जैसे ही पढ़ते हैं ना, तो आप उस दौर में चले जाते हैं और आपको बैठे बैठे उस दौर की जिंदगी जीने का एक अवसर मिलता है कि गाय की क्या अहमियत किसी परिवार में हो सकती है, वो आपको उपन्यास जर्नी है, पता है। ये मतलब आज की जो किताबें ऊपरी किताबें हैं, वो तो मतलब आप ये समझिए कि आपको जीवन जीने का एक सलीका समझ में आता है कि इसीलिए तो सोचिए आज तक लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का जो विषय है ना, उसमें तो इतना समझ लीजिए कि आपको मैनिफेस्टेशन के लिए जो आ रही हैं चीज़ें, वो आपके दिमाग में क्या चलता है, उससे जुड़ी हुई किताबों को आप पढ़िए। ये विषयांतर, और मैं डॉक्टर अमित का पहले ही समय ले चुका हूँ, आगे भी मुझे बात करनी है, तो ये किताबों वाला हिस्सा रखेंगे। लेकिन कुछ एक क्विक सवाल मैं आपसे रखता हूँ, पॉडकास्ट के अंतिम दौर में हम जाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कई लोगों को ये लगता है कि अपॉर्चुनिटी आ गई, और कई लोग उस दरवाजे पे दस्तक हो रही है, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, खारिज करते चले जा रहे हैं। ये कौन सा इफेक्ट होता है कि आप, ऐसा कोई भी व्यक्ति मैंने दुनिया में नहीं देखा जिसको अवसर ना मिल रहा, बहुत लेकिन मैंने ऐसे हजारों लोग देख लिए, अपने इर्द गिर्द भी देखता हूं, जो दरवाजा नहीं खोलते हैं, जो बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो तश्तरी में सजा कर चाहते हैं।
मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने 5 स्टेप्स के बारे में बात की थी, जो चौथा और 5वां स्टेप यही है। हाँ, बेसिकली क्या है कि जैसे हमने ना सुना, हमेशा से सुना हमारे पिताजी से कि अरे तुम्हें पता नहीं है, ये जो बाहर का मेन रोड का जो 500 गज का जो प्लॉट था ना, तुम्हें पता है 20,000 में मिल रहा था उस उस समय। अब ये जो डायलॉग है, ये हर किसी ने अपने हाँ माता पिता सब, से हाँ, मेरे घर में भी खूब बात होती है इस पे। ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ सब जंगल पड़ा हुआ था, ये तो ये कुछ टके भी के नहीं। भाव से मिल रही थी। नोएडा तो कोई आता भी नहीं कोई था। आता नहीं था। और ये सोचते थे कि दिल्ली है, अरे दिल्ली में रहेगा कौन, हम तो वहीं रहेंगे बागपत में ही। तो अब क्या है, यानी कि जो आपने बात बोली ना बहुत खूबसूरत, जीवन में हर किसी को मौका मिला था। अब किसी को तो मौका मिला जिसने साउथ दिल्ली में 10,000 गज खरीद लिया, चाहे कैसे भी खरीदा हो, या 1000 गज या 500 गज या 100 गज, जो भी कुछ, किसी को तो, यानी कि मौका तो भगवान ने सबको दिया। मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ वो 7 गुना तादाद में मैं ज्यादा पैसा देकर मैंने करीब 10 साल के डिफरेंस से खरीदा। My 7 God, गुना पूरा। पैसा, और उसी को खरीदने का हमने विचार भी किया एक समय पे एक मित्र के साथ में, वाह। लेकिन तब सोचा कि अरे बड़ा महंगा है, और उसी को लेकिन उस समय खरीद लिया था तो वो भी ठीक था। वो भी अब ठीक आज 10 साल बाद और भी ज्यादा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि यानी कि जीवन में चीजें आप तक आएंगी। अब जब आप ये मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो आपने क्लैरिटी लिया है, फेथ आ गया, यानी कि इमोशन आ गया, बिलीफ, फेथ एंड बिलीफ आ गया आपका। उसके बाद भगवान आपको रास्ते दिखाता है कि देख भाई तूने मांग तो लिया, अब रास्ता दिखा दूंगा, चलना तेरे को ही पड़ेगा। उठा के जाके ले तो हाँ। वो एक्शन का हिस्सा है। एक्शन के बिना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन है ना, आखिरी के 5 अल्फाबेट्स, एक्शन के बिना अट्रैक्शन पूरा हो ही नहीं सकता। हम जीवन में आए बिना एक्शन क्या है, क्या बहुत सारा एक्शन हुआ, हम जीवन में आए। आज में कुछ भी चीजें आप करना चाह रहे हो, खाना आपके पास है, पानी आपके पास है, सब कुछ है, देयर इज नथिंग विदाउट एक्शन। एक्शन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो ये लोग मिस करते हैं, जो आपने बोला, वो है 5वां स्टेप, विच इज कॉल्ड कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से भरे। ग्रैटिट्यूड 2 चीजों के लिए जरूरी है। पहला, जीवन में जो ऑलरेडी है आपके पास, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो भगवान और नहीं देगा। तो भगवान क्या करता है, सैंपलिंग करता है। जैसे हम आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, 4 पहले टेस्ट करते हैं, जो अच्छी लगती है उसी को तो ऑर्डर करते हैं। तो भगवान पहले थोड़ा देता है कि देख बेटा अच्छा लगा क्या, ये अच्छा लग रहा है, देखो कितना पैसा चाहिए, 1 करोड़, तेरे को 1 लाख देता हूं, टेस्टिंग है। अब नाउ इफ यू फील बैड अबाउट इट, हे भगवान 1 लाख रुपए दिया, अब आप क्या भगवान को क्या लग रहा है, यार इसे तो बुरा लग रहा है शायद, यानी कि इसको ये शायद नहीं चाहिए था। आज के टाइम में ये भी होता है कि एक सफल आदमी कोई जा रहा है, एक 24 साल का लड़का मर्सिडीज चलाकर जा रहा है, लोग क्या बोलते देखे, अरे बाप का होगा यार, इसके फादर ने दे दिया होगा, इसका खानदान ऐसा होगा, जलन के भाव में ही आ जा रहा है। ये सब नेगेटिव है। कोई पॉजिटिव ये थोड़ी नहीं सोचा यार, बढ़िया अच्छा यार 24 साल की गुड, तुमने इतना यानी कि कुछ भाई इसने कुछ ऐसा किया होगा जो हमने नहीं किया, प्रेरणादायक। पॉजिटिव सोचो। अब जैसे ही आपकी उस चीज के लिए नेगेटिव एनर्जी है तो भगवान को क्या लगता है, यार इसको मर्सिडीज नहीं चाहिए, इसको सफलता नहीं चाहिए, इसको भी देख के बुरा लग रहा है इस बेचारे को। भगवान ऐसे ही विड्रॉ कर लेता है वो सारी चीज। यानी कि मेरे जीवन में मेरे को जो कुछ भी मिला, चाहे थोड़ा मिला, चाहे सैंपलिंग की, या मेरे को कुछ दिखाया गया, अगर मेरी उसके साथ अच्छी एनर्जी नहीं है तो मैं कभी भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं करूंगा। एक सुंदर सा कपल दिखता है, खूबसूरत सा, आप उसको देखकर बोल रहे हो लड़का तो इतना सुंदर है, लड़की कैसी है, लड़की इतनी सुंदर है, लड़का कैसा है। अरे ब्लेसिंग दो भाई, दोनों कितने खूबसूरत हैं, दोनों कितने खुश दिख रहे हैं साथ में, यही काफी नहीं होना चाहिए आपके लिए। ऐसे ही लोग गलत रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खुश वाला अच्छा आपको नहीं चाहिए क्या, जो उनको दिख रहा है, नहीं अच्छा आपको नहीं चाहिए, तो भगवान हमसे विड्रॉ कर लेता है। यानी कि ग्रैटिट्यूड होना जो जीवन में है, ये सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे ज्यादा बड़ी। दूसरी चीज, अगर आपको ये साइंस समझ में आ जाती है, तो उन चीजों के लिए कृतज्ञ होना शुरू हो जाएं, थैंक यू बोलना शुरू करते हैं जो चीजें नहीं है। क्योंकि देखो ब्रह्मांड में कहीं तो है, पहले उसके लिए बोला भगवान वो जो मेरे को चाहिए ना वो वहां पर है, ध्यान रखना, धन्यवाद बोल रहा हूं एडवांस में, दे देना मुझे वक्त के साथ साथ। जब आपको लगेगा मैं डिजर्विंग हूं ना, जब आपको लगेगा मेरी मेहनत काम आ रही है, मैंने सही जगह पहुंच गया हूं, मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मेरे को दे देना, धन्यवाद करो एडवांस में, फिर मत देना अभी एप्लीकेशन विद थैंक यू डाल दिया मैंने। जब ये 2 प्रोसेस इंसान करने लगता है तो ये पूरा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जीवन में मतलब मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूं ऐसे, मैं वापस से कैमरे पे बोलना चाहूंगा, कोई ये 5 स्टेप्स करके दिखा दे, 6 महीने जीवन लीड कर ले इस तरह से, इन 5 स्टेप्स के द्वारा, ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा।
इसी पॉडकास्ट में आके वो कमेंट करेगा कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या मैनिफेस्ट किया विदिन 6 मंथ्स। कर लेना चाहिए लोगों को, गारंटी देता हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये भी थोड़ा सा बताएं कि जब कृतज्ञता की बात होती है तो अभी क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे मेडिटेशन पर, कृतज्ञता अपने आप में एक मेडिटेशन है, बहुत बड़ा मेडिटेशन है। स्वामी शरणानंद ने एक बात कही, उनके पास में कोई विदेशी भक्त आए, उन्होंने कहा हम ध्यान करते हैं, ध्यान होता नहीं। तो उन्होंने बोला होगा भी नहीं, क्योंकि ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। आप जब मेडिटेशन बोलते हैं तो उससे क्या मायने हैं, मतलब उसमें क्या सप्रयास जा रहे हैं या विचारों से मुक्त हो जाना मात्र ध्यान है? क्योंकि अभी तक की पूरी बातचीत में आपके पास जो स्ट्रेंथ है उसमें मेडिटेशन को आपने सबसे महत्वपूर्ण माना है। सबसे इम्पोर्टेंट। और मेडिटेशन को लेकर 200 विधियां तो ओशो ने ही खोज दी थी, और भी तमाम चलती हैं। ये योग चल रहा है, वो योग चल रहा है, कहीं पर कोई अपने तरीके से सिखा रहा है। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। थोड़ा सा बताएं कि वो क्या करें। देखिए, मेडिटेशन मेरे हिसाब से इज अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस। इट इज नॉट अ जीरो थॉट। द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोल की बड़ी अच्छी किताब है। वाह वाह वाह, बहुत ही अमेजिंग, बहुत अमेजिंग किताब है। तो जब मैं मेडिटेशन को जान रहा था तो मेरे को ये समझ में आया कि मेडिटेशन मतलब है कि आंखें बंद करो, कोई थॉट नहीं चलना चाहिए। बट ऐसा होता ही नहीं है। आपका थॉट, साइलेंस एक बहुत अलग थॉट है। ऑब्वियसली साइलेंस स्टेज एक बहुत अलग, आप एक शून्य के स्टेज में पहुंचते हैं, वो एक अलग ध्यान होता है। लेकिन जब आप ध्यान की स्टेज में जाते हैं, आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है आप उसको रोकते नहीं हो, आप उसको ऑब्जर्व करते हो। मतलब आप उसको बादल की तरह आने देते हो और जाने देते हो, फिर उसको, और वापस से आप एक ध्यान किसी चीज पे लगाने लगते हो। तो लोगों को आज भी लगता है कि ये महात्माओं का काम है, पहाड़ों पे ही होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं आज के टाइम में ये जितनी फास्ट ये दुनिया चल रही है, जितने सारा डिस्ट्रैक्शन हमारे जीवन में, इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है। मैं आपको एक शेयर करता हूं एक चीज। अब जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सालों से बात कर रहे हैं, हम मॉर्निंग में एक मेडिटेशन कराते हैं, लाइव होता है 5:30 से 6:30, ठीक है। उसको 14 महीने हो चुके हैं। पहले मैं मेडिटेशन में कभी बात नहीं करता था, वो मेरे लिए ही होता था। लेकिन बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि आप इतने सालों से प्रैक्टिस करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैंने कहा यार, एक सूटेड बूटेड आदमी मेडिटेशन में आप कैसे विजुलाइज कर सकते हो, आप मुझसे कह रहे हो करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा से सूट पहनता हूँ इस तरह से। नहीं, सबसे ज्यादा वहीं अमेरिका से लेके वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा चला है। ठीक है। तो मैंने कहा फिर हमने स्टार्ट किया इसको करना। करीबन 1-1.25 साल पहले आप ये मानिए कि हमें रोज 20 से 25 मैसेज आते थे मैनिफेस्टेशन के, कि मेरे जीवन में ये पूरा हुआ, मेरे जीवन में ये पूरा हुआ, मेरे जीवन में ये। और जब से हमने मॉर्निंग मेडिटेशन का बैच स्टार्ट किया, द नंबर हैज गॉन अप टू अराउंड 45 to 50 एवरी डे। मतलब 50, मतलब अभी हमारे पास करीबन 10,000 से ज्यादा लोगों के टेस्टिमनी है कि मेरे जीवन में मैंने क्या मैनिफेस्ट किया बाय फॉलोइंग मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 10,000 से ज्यादा। सोचो ये, अब मैं जब लोगों के साथ ऑब्वियसली शेयर करता हूं, समझता हूं, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आया हमारे पास जो एलियन हो, कि अचानक से कुछ नया मैनिफेस्ट हो गया। हर सिचुएशन, आईआईटी में एडमिशन, आईआईएम्स में, कि कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, शादी को इतना इशू हो गया, कुछ भी सॉल्व हो गया उससे। किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया ही किया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो, आप जब जीरो स्टेट में जा रहे हो और आप अवेयर हो रहे हो अबाउट योर ओन थॉट्स, जब आप फिर से उसको, जब उस बादल को आने से जाने देते हो ना, और जब वो खाली स्पेस क्रिएट होता है, और उस वक्त आप जब भी कुछ फीड करोगे अपने सबकॉन्शियस को, आप थीटा स्टेट में आ जाते हो। मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट स्टेट है वो। और जब आप उस वक्त कुछ विजुअलाइज करते हो, योर मैनिफेस्टेशन स्पीड अप। आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड अप, मतलब वो, आप पहले मारुति में चल रहे थे, फिर फरारी में चलते हो आप। तो जो मैनिफेस्टेशंस, आप ये समझिए कि 2-2 साल, 2.5 साल लोगों को अचीव करने में, लोग 6-6 महीने में अचीव कर पा रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए ना, मतलब कैसे मैजिक है। मैं आपको बताता हूँ, एक मैजिक बताता हूँ। एक इंसान घर लेना मैनिफेस्ट करता है। अभी रिसेंटली कुछ 1-1.5 महीने पहले की बात है शायद। तो घर लेना मैनिफेस्ट कर रहा था। उसने 2 करोड़ का अपना विजन बोर्ड, हम बनाते हैं, विजन बोर्ड में 2 करोड़ रुपए लगाया। लगाने के बाद उसने कहा कि, मतलब हमारे मॉर्निंग मेडिटेशन का हिस्सा थे, तो उन्होंने लगाया, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बारे में फॉर्मेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। सोचिए कि क्या हुआ। पैसे का कोई सोर्स नहीं था, कैसे आएंगे सर? आपने कहा था लगाना है, लगा दिया,
कब होगा पता नहीं, भगवान का जब बिलीफ हो रहा था कि भगवान को जब सही लगा 1 साल 2 साल 10 साल जितना भी लगे, लेकिन चाहिए ये। आप ये सोचिए कि उनके परिवार में जमीन का इशू चल रहा था, केस चल रहे थे करीबन 11-12 साल से, और कोर्ट में जाता था आता था, वो चल रहा था, मतलब उनको आइडिया भी नहीं था कि क्या ही चलने वाला है। वो करने के बाद, वो प्रैक्टिस को विजन बोर्ड पे लगाने के बाद, वो प्रैक्टिस को करने के बाद विद इन 2 मंथ्स उनके पोर्शन में, उनके परिवार के पोर्शन में, यानी कि माता पिता और 2 भाई हैं उनके, 22 करोड़ रुपए उनके हाथ में आया है, 22 CR। और वो कहता कि मैं वाइल्डेस्ट ऑफ माई ड्रीम्स, आई वॉज नॉट श्योर कि पैसा कहां से आएगा और ये आ सकता है। मैंने कभी 10 साल से पढ़ा हुआ ना केस, अचानक से बेंच कोई आया, 2 जज बैठ गए उस दिन, उन्होंने बोला कब से कर रखा है, क्या करना है। अचानक से जो दूसरी पार्टी थी, जो चाचा ताऊ के जो सारे जो कुनबे के लोग थे, उन्होंने कहा कि सॉल्व करो यार इसको। उनके घर में कोई शादी होनी थी, कुछ चल रहा था, बेटे को फॉरेन जाना था, कह रहे सब कुछ हो गया। क्योंकि अब ये सोचो, ये सब ब्रह्मांड ही तो है। एक और एग्जाम्पल देता हूं। एक PhD में एडमिशन चाहिए था, पता नहीं कौन सी, आई थिंक कानपुर यूनिवर्सिटी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, बहुत पहले की, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है। अब एक स्टूडेंट हमारे पास थी, और उसने कहा कि 5 सीट हैं सर वहाँ पर, और बहुत मेहनती लड़की। तो उसने कहा सर 5 सीट हैं, ज़्यादातर तो चांस होता है कि जो वहीं के स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को मिल जाती है वो सीट्स ज़्यादातर तो PhD में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपना काम करो, छोड़ो ना यार, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो ना। उसका रैंक आया 7, सीट गई हाथ से। ठीक 2 महीने के बाद उसको एक पता नहीं क्या बोलते हैं, नोटिस आता है क्या, जो भी निकलता है, आउट हुआ, ईमेल आया, आउटरीच किया गया, लेटर आया उसके घर पे कि जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाकर 9 कर दी गई है, 5 की जगह, उसका हो गया। अब सोचिए, लोगों को लगता है कि यार कि आउटर वर्ल्ड पे मेरा क्या कंट्रोल, अरे तुम छोड़ो ना, उस भगवान का है, उसका हर जीव पर कंट्रोल है यार, हर जीव पर है। आपकी बातें बहुत विश्वास को बढ़ाती हैं। चलते चलते अंत में, हालांकि बहुत ही निजी सा ये सवाल हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आप जो लाइव देखते हैं उसके बाद में जो कुछ मिलता है उसके प्रति इतनी कृतज्ञता होती है कि मैं इस लायक तो था ही नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसके लायक नहीं था, और ये आपके मन में बहुत ज़्यादा बैठता है और लोग आपको विरक्त जैसा भी मानने लगते हैं कि अरे तुम्हें तो ये करना चाहिए, लेकिन उसको मन से फील नहीं होता कि आप विरक्ति के उस भाव में हैं जहाँ आपको लगता है कि मेरे पास जो है मैं उसके भी लायक नहीं हूँ, ना इस पढ़ाई लिखाई के लायक हूँ, ना इतने सुंदर परिवार के लायक हूँ, ना इस धन और प्रसिद्धि के लायक जितनी भी है उसके लायक हूँ। ये मनोभाव आपको कहाँ ले जाता है? देखिए, ये मनोभाव सच बताऊं तो ये नीच की तरफ आपको लेके जाएगा। ये भाव बहुत अच्छा नहीं है। अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल शेयर किया मेरे साथ, तो मैं वहाँ पर ये शेयर करता हूँ। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये आप मुझे किताब में, सेम एग्जाम्पल कर रहा हूँ, ये आप मुझे गिफ्ट कीजिए एक बार जी, ठीक है, और मैं आपको ये फेंक कर वापस देता हूँ। क्या किताब है यार, ये मेरे को पढ़नी नहीं है, क्या किताब लिखी है यार आपने, क्या है ये, क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, ये तिरस्कार इस किताब का है आपका? मेरा। अब आप ये सोचिए, भगवान ने दिया है वो मुझे साक्षात। अगर वो चीज़ भगवान ने दी है, अगर भगवान की दी हुई चीज़ की रिस्पेक्ट, इज्जत मैं नहीं कर सकता, तो ये उस चीज़ का तिरस्कार नहीं, उस भगवान का तिरस्कार। तो जो विरक्त हैं या साधु सन्यासी हैं, उन लोगों के विषय में इस बात को आप कैसे संदर्भ को रखेंगे? देखिए, ये बिलीफ सिस्टम है सर, उनकी चाहत वो है। हाँ, उनकी बिलीफ सिस्टम है। अब जैसे हमारा बिलीफ सिस्टम है कि मैं आज भी ये मानता हूँ कि इंसान को अपनी हर मटेरियलिस्टिक नीड को पूरा करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी, हर मटेरियलिस्टिक नीड को पूरा करे। क्योंकि अगर आपने अपनी मटेरियलिस्टिक नीड को पूरा नहीं किया, अगर अच्छे लोगों के पास पैसा शोहरत नहीं आई, तो कहीं तो जाएगी वो। विरक्त लोगों के विषय में आपकी क्या सोच है? मतलब विरक्त से मतलब है कि जिनको माया मोह से परे हो गए, उनके बारे में? ये बिलीफ ही है, ये इट इज ऑल बिलीफ। आप क्या मानते हैं? मतलब इट इज फाइन, मतलब इट इज एब्सोल्युटली गुड। मतलब अगर आपकी सोचे कि नहीं पैसा ऐसा सब कुछ नहीं है मेरे लिए परिवार, या परिवार है या नहीं है, मुझे कम करना है, कम खाना है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। देखिए, अल्टीमेटली देखिए, हम जीवन में क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा अल्टीमेट गोल है खुशियां पाना, लेकिन नहीं है। लोगों, यही तो मैं कहता हूं कि क्लैरिटी नहीं है लोगों को क्या चाहिए। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आप जो भी कर रहे हो, हाँ, जो चाह रहे हो उससे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब अब ये सोचिए ना, जैसे हम आज मैं कहता हूं कि चलो यार, आईफोन 14-15 लिया था मैंने 1.5-2 साल पहले, अभी 17 आ जाएगा।
अब 17 मेरा सपना है यार, मैं ले लूंगा यार, मजा आ जाएगा यार। कितने दिन तक मजे लोगे? फिर 18-19 आ 18-19 आ जाएगा। जाएगा। और उसके बाद आप बताओ, ये फोन खुशी देगा या जब आप इससे फोन पे बात करोगे किसी से, वो खुशी देगा आपको? वो खुशी देगा। वो खुशी देगा। एक्चुअली में लोग क्या मिस आउट कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं खुशी की तरफ, लेकिन लोगों को खुशी चाहिए नहीं। आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो खुशी के लिए, लेकिन एक्चुअली खुशी के लिए नहीं चाहते हो। जब खुशी मिल जाती है, आप उससे शांति चाहते हो। डॉक्टर अमित, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चर्चा समाप्त नहीं होने वाली, लेकिन मुझे ये सामने वाले जो लड़के हैं इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपका एक तो बहुत धन्यवाद करता हूँ, और भगवान के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मुझे एक सुअवसर मिला आपके जैसे ऊर्जावान व्यक्ति के साथ बैठने का। और ये बात मैं अनुभूत सत्य के आधार पर कह रहा हूँ, और इस विषय पर भी हम कभी बात करेंगे कि आप जैसे ऊर्जावान लोगों के साथ बैठकर भी उस ऊर्जा का अनुभव मिलता है। और यही बात होती है, साधु संतों के विषय में भी ये कहा जाता है कि आप उनके पास जाते हैं तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आप किसी पॉजिटिव जगह जाते हैं तो इसमें ये सिद्धांत काम करता है, ऐसा मुझे लगता है आज की बातचीत के निचोड़ से। और सचमुच ये बहुत सकारात्मक चर्चा थी, समय का पता नहीं लगा। हालांकि सवाल इतने यहाँ तक भरे रह गए हैं तो उनको कभी और निकाला जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह स्नेह बनाए रखें।